लगता है तेजी करने वाले सारे ट्रेडर्स आज गणपति विसर्जन में है बिजी और मार्केट है दबाव में। मजबूत शुरुआत के बाद फिसलते हुए बाजार दिन के निचले स्तरों की तरफ इस वक्त ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं और आज है मंथली एक्सपायरी का दिन, बचा है आखिरी 1.5 घंटा। कैसा रहेगा ट्रेड, इस पर रहेगा खास फोकस। स्वागत है आप सबका जी बिजनेस के बंधन म्यूचुअल फंड स्टूडियो में। आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। विसर्जन का दिन है, इफेक्ट आ रहा है इस समय मार्केट पर अनिल जी, और एक्सपायरी डे तो ऑफ कोर्स वॉलेटिलिटी होती है। फर्स्ट हाफ हमारा एक्टिव रहा, सेकंड हाफ में हमने दबाव बनते हुए देखा है, तो इस पर आपकी राय जानना चाहूंगा और आखिरी 1.5 घंटे में एक्सपायरी किन लेवल्स पर हो सकती है ये भी जानना है आपके साथ। पहले तो बताएं इस समय की बड़ी बातें क्या है। ये दीप की मजबूत शुरुआत होने के बाद बाजार ऊपरी स्तरों से फिसलते हुए दिख रहे हैं। इस वक्त 150 अंक नीचे निफ्टी है और ऊपरी स्तरों से अगर आप देखेंगे तो लगभग 200 अंक फिसलता हुआ 19,550 के बेहद करीब। बैंक निफ्टी भी यहाँ पर करीबन 200 अंकों की कमजोरी के साथ 44,400 के नीचे फिसलता हुआ अब आपको दिखेगा। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही इस वक्त दिन के निचले स्तरों के आसपास, ये लोएस्ट लेवल है जहाँ पर इस वक्त कारोबार कर रहे हैं आखिरी 1.5 घंटे में जाने से पहले। चौतरफा बिकवाली से आईटी इंडेक्स पर जबरदस्त दबाव है, 1.5% फिर से घटता हुआ दिखा है। कल मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट ने थोड़ा सहारा दिया था, लेकिन आज वहीं से फिर से दबाव आईटी शेयरों से बनता हुआ दिखा है। फॉर अ चेंज कैपिटल गुड शेयरों में अच्छी खरीदारी है एलएनटी की वजह से। एलएनटी पर दमदार रिपोर्ट यूबीएस की 3600 के टारगेट के साथ और रिकॉर्ड हाइस पर पहुंचता हुआ एलएनटी का शेयर 3000 के पार। डाउ फ्यूचर्स मजबूत शुरुआत करने के बाद ये भी फिसलते हुए दिख रहे हैं, दबाव यहाँ से भी आ रहा है। अब 50 अंक नीचे आपको डाउ फ्यूचर्स नजर आएंगे। यूरोप के बाजारों में बिकवाली का प्रेशर है आपके लिए ज़बरदस्त और वहाँ से भी एक दबाव का कारण बनता हुआ दिख रहा है। आज यूरोप में देखेंगे तो लगभग सब जगह फुटसी ½ % नीचे, कैक 0.1% और डैक्स ½ % नीचे। एशियाई बाजारों का रहा मिला जुला कारोबार। शंघाई, ताइवान, कोरिया 3 हरे निशान में तो बाकी 3 लाल निशान में बंद होते दिखे, लेकिन भारतीय बाजारों पर एक्शन थोड़ा एक्सपायरी की वजह से दबाव का बनता हुआ दिख रहा है। दबाव तो बना हुआ है सर। एक्सपायरी रिलेटेड मांगे क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स को ज़्यादा खास नहीं रही हैं आज। इनफैक्ट हम तो खैर रिलेटिवली बेटर। जापान आज थोड़ा कमजोर था, अदरवाइज एशिया में मिला जुला कारोबार था। एक्सपायरी रिलेटेड वॉलिटी देखें क्योंकि फर्स्ट हाफ हमारा अच्छा दिख रहा था, थोड़ा कॉन्फिडेंस है, उसके बाद बाजार जो गिरे फिर संभले नहीं दोबारा। बिल्कुल दीप, और कहना चाहिए कि कल के बिल्कुल विपरीत ट्रेडिंग सेशन आज देखने को मिला। कल आपने देखा किस तरह से निचले स्तरों से हम पूरा रिकवर होकर डे हाई पर पहुंचे और आज किस तरह से ऊपर खुलकर थोड़ा और ऊपर पहुंचे और वहां से ऊपर से नीचे गिरकर डे लो पर पहुंचते हुए दिख रहे हैं। वैसे देखा जाए तो ग्लोबल संकेतों के दम पर आप कह सकते हैं कि हमें कमजोर होना है, लेकिन ग्लोबल संकेतों के दम पर जो कमजोर अगर होना था तो आप सुबह हो जाते हैं 9:15 बजे। बाद में होने की क्या जरूरत है, क्योंकि बाद में तो कोई ऐसा नया संकेत नहीं आया जिसकी वजह से आप एक्स्ट्रा कमजोर हो। नया संकेत तो बाजार खुलने के बाद अगर ग्लोबल संकेत कोई नया कमजोरी का आया तो वो एक ही है, और वो है कि आपके डाउ फ्यूचर्स 50-60 पॉइंट जो नीचे था 40-50 पॉइंट नीचे हो गए। तो डाउ फ्यूचर में 50-100 पॉइंट की कमजोरी ज्यादा से ज्यादा आप ये मान सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। करेक्ट। सो ऐसे में अगर आपको कमजोर होना था ग्लोबल से तो तभी हो जाते। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आज जो पूरा का पूरा दबाव बन रहा है वो एक्सपायरी की वजह से बन रहा है। और इंटरेस्टिंग बात दी है कि ट्रेडिंग रेंज के दोनों ही सिरे बाजार ने आज ही टेस्ट कर लिए। ऊपर में 19,800 के बेहद करीब पहुंचे हम, 19,766 है मेरे ख्याल से आज का ही, जी हाँ जी। और नीचे में 19,550 के आसपास का सपोर्ट एग्जैक्टली वहीं पर आ गया। खुले डे हाई पर, इस वक्त डे लो पर। अब बचे हुए 1.5 घंटे में डिसाइड ये करना है कि 19,500 होल्ड कर पाते हैं या नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर क्लोजिंग 19,500 के नीचे होती तो मूड माहौल खराब होगा। और बैंक निफ्टी के लिए क्लोजिंग 44,500 के नीचे नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मूड थोड़ा सा और ख़राब होगा, क्योंकि फिर ऐसा होगा कि आप सितंबर महीने के लोएस्ट लेवल के आसपास जाकर आप बंद होने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। इज नॉट अ गुड। हाँ, क्योंकि 20,200 जाने के बाद आप जब 19,500 के नीचे अगर सीरीज की समाप्ति करते हैं तो ये संकेत थोड़ा सा कमजोरी की तरफ आता दिख रहा है। लेकिन हाँ, ग्लोबल संकेतों के बजाय आज आपको जो प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है 2 वजह से, एक एक्सपायरी और दूसरा शायद कल की जो रिकवरी, आज जो मजबूत शुरुआत हुई थी उसमें शायद थोड़ा और कॉन्फिडेंस ट्रेडर्स में आया कि तेजी करके चलने में समझदारी और पैसा बन जाएगा, एक ब्रेकआउट देगा। बट यही है कि मार्केट आपको शायद थोड़ा सा चकमा देने की कोशिश करें। बिल्कुल सर, एक बार के लिए तो चकमा दे ही दिया। अब देखते हैं 550 कल के लेवल से जहां से घूमा था मार्केट, क्या इस समय घूमता है या फिर दबाव में ही बना रहता है। थोड़ी देर में एलजी से डेटा और स्ट्रैटेजी भी लेनी आई, उससे पहले एक बार हमारी टीम से बात कर लेते हैं इवेंट्स और साथ ही खबरें जानने के लिए। कुशल और अरमान दोनों हैं हमारे साथ तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं इवेंट्स कौन से?
गुड आफ्टरनून दीप। इवेंट्स के लिहाज से आज जो निफ्टी के इंडाइसेस हैं कुछ, जिसमें निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, निफ्टी 500 हो गया, वहाँ पर बदलाव होने वाले हैं आज की क्लोजिंग से, जिसके अंतर्गत इंक्लूजन में पीएनबी, श्रीराम फाइनेंस, ट्रेंड, टीवीएस मोटर्स, जाइडस लाइफ जैसे स्टॉक्स हैं। एक्सक्लूजन में एसीसी, नाइका, एचडीएफसी, एएमसी जैसे स्टॉक्स हैं। 18 एडिशंस, 18 जो है ये निकलते हुए और स्टॉक्स निकलते हुए नजर आएंगे निफ्टी 500 से भी। दूसरे तिमाही का जीडीपी आंकड़ा यूएस का इंपॉर्टेंट होगा और साथ ही फेड चेयरमैन जेरोम पावेल साहब एक टाउन हॉल भी करने वाले हैं आज के दिन में। जहां तक कल का सवाल है, बैंक हॉलिडे है, ईद ए मिलाद के उपलक्ष्य में यहाँ पर करेंसी मार्केट बंद रहेगा। हालांकि हमारे जो इक्विटी मार्केट्स है वो ओपन रहेंगे। आरबीआई की मॉनेटरी और क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिव्यू ये भी कल के दिन में होता नजर आएगा। साथ ही पतंजलि की एजीएम है दोपहर 3 बजे से। कैमकॉन स्पेशलिटी एंड कैम्प्स, ये 2 स्टॉक्स हैं जिनका 3 साल का जो शेयर लॉक-इन है वो खुलता हुआ दिखेगा। साथ ही बजाज इलेक्ट्रिकल्स ट्रेड फॉर ट्रेड सेगमेंट से रोलिंग सेगमेंट में भी आ जाएगा। चीन के बाजारों में कल छुट्टी भी रहने वाली है। साथ ही यूएस के लिहाज से सितंबर महीने का कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन डेटा भी आपके सामने आएगा। यूके के लिहाज से दूसरे तिमाही का जीडीपी आंकड़ा इंपॉर्टेंट होगा और प्रिलिमिनरी डेटा सितंबर महीने का यूरोप का जो महंगाई आंकड़ा है वो भी आपके सामने कल के दिन में ही आता हुआ नजर आएगा। जहां तक शनिवार का सवाल है, बस हाल ही की जो लिस्टिंग हुई है ऋषभ की वो डिक्लेयर करेंगे। साथ ही रामकृष्ण फोर्जिंग्स फंड रेजिंग पर कंपनी की बोर्ड बैठक है। विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया, ये इसका 30 दिनों का एंकर लॉक इन खत्म हो जाएगा और 2000 के नोट जो है वो बैंक में बदलने की आखिरी तारीख है 30 सितंबर। ओके, अरे आ गई दिखते ही नहीं आजकल तो नोट 2000 के। देखे हुए जमाना हो गया ऐसा। एक आध तो रखना चाहिए, बाद में कभी याद आएगी तो। सर आज के 2000, हाँ अच्छा, आज के 2000 का भी तो क्या किया जाए, नामकरण किया जाए या वही रखा जाए? 500 × 4। अच्छा, एक बार जरा हमारे दर्शकों से पूछा जाए। हाँ तो कहाँ जरा एक बार, हाँ हमारे एक्सपर्ट से भी पूछेंगे, दर्शकों से भी पूछेंगे। तो ये आज के 2000 और कल के 2000 है, जिसपे 2000 की गुलाबी गुलाबी नोट आपको चमकती हुई दिखती है। क्या इस नोट के बंद होने के बाद जो 30 सितंबर को हो जाएगी, क्या ये कुछ बदलने की ज़रूरत है या जो चल रहा है वो ठीक है? तो मतलब आप अपनी राय अपने भेजें, जरा हमारे दर्शकों से भी अनुरोध है, आप अपनी राय भेजें और बताएं हमें। नए नाम अगर बदलना है तो फिर, हाँ बदलना है तो नया नाम भी बताओ। हाँ नए सजेशन तो दें। वाह, तो एक हिंदी में कहावत है, जो बोले वो कुंडी खोले। किसी ने आवाज दी, सुनो भैया, तो जिसने हाँ बोला है ना उसी को उठ के दरवाजा खोलना है ना। तो जो बोलेगा कि हाँ बदलो, तो फिर नाम भी बताओ बदलो। तो जो भी हमारे दर्शक नाम बदलने के पक्ष में हैं, जरा प्लीज बताएं। या फिर अगर आपको शॉर्टकट में करना तो मेरे पास इलाज है। आज के 2000 तो रख देंगे, नोट 2000 की बजाय 500 की 4 भी लगा सकते हैं। हाँ, आई मीन आप अपनी क्रिएटिविटी, अपना दिमाग, अपने विचार रखिए और मुझे बताइए कि आज के 2000 में क्या बदलाव करने की जरूरत है, नाम में या लुक एंड फील में। जरा बताइए और ट्वीट करके मुझे बताइएगा जरूर, और मैं ये वीडियो भी आपको पोस्ट कर दूंगा ताकि आपके लिए आराम रहेगा इस पर जवाब देने के लिए। चलिए, तो ये है कुशल का ट्रिगर 2000 के नोट बंद जाने की तैयारी में। बिल्कुल चेंज करवा लीजिएगा अगर है। नाम तो भेजिए हमें, सजेशंस भी भेजिए। मैं तो देखे हुए जमाना हो गया, कितना कब देखा दिखते ही नहीं है। महीने भर से तो नजर ही नहीं आया ना। वो आई थिंक लेटेस्ट कुछ अपडेट था, 95% वापस भी आ गए थे। हाँ, अब जो 5 बज गए वो आएंगे भी नहीं। हाँ, ऐसे ही था। हाँ, वो आने लायक होते तो आ ही जाते थे। हाँ, ठीक बात है। आइए खबरें भी जान लेते हैं। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताएं। जी गुड आफ्टरनून। खबरों में सबसे पहले सीबीआईसी चेयरमैन के जो बयान आता हुआ दिखा है, वहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग पर उन्होंने कहा है कि 28% जीएसटी लागू करने के लिए जो है वो पूरी तैयार है। और उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि राज्यों की सहमति से ही जो है ये नई दरें लागू होगी। इनपुट टैक्स क्रेडिट पर भी उन्होंने बयान दिया है कि आयरन स्टील सेक्टर में अगर आप देखें फेक आईटीसी, जो कि इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करें, वहाँ एक बड़ी समस्या है और रेवेन्यू लीकेज रोकने पर यहाँ पर तेजी से काम जारी है। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आती हुई दिखी है कि एलआईसी को बिहार जीएसटी से मिले नोटिस पर यहाँ पर चर्चा संभव है। जो जीएसटी काउंसलिंग में बैठक जो होने वाली है उस पर यहाँ पर चर्चा संभव है। घनसोल इंजीनियरिंग ईवी कार्गो व्हीकल के लिए इनको एक ऑर्डर मिला है। 500 से ज़्यादा ईवी कार्गो व्हीकल के लिए यहाँ पर ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। रैलीज इंडिया, इन्होंने धान की फसल के लिए एक कीटनाशक जो है वो लॉन्च किया है और उसका अगर आप देखें, लगभग अगर आप देखें इसका जो नाशक है लगातार ये लॉन्च करते रहते हैं, तो ये दूसरी तीसरी बार जो है लॉन्च करते हुए दिखे हैं।
राणे मद्रास, यहाँ पर मैक्सिको की अगर आप देखें, मैक्सिको में नई सब्सिडरी का इन्होंने गठन किया है और इस सब्सिडरी का गठन उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो लगाएंगे, उसके लिए यहाँ पर ये गठन करते हुए दिखे हैं। और कई सारी ब्लॉक डील्स है जिसमें सबसे पहले क्विक हिल, जहाँ पे 1.6% इक्विटी के सौदे होते हुए दिखे, 8 लाख शेयरों के सौदे होते हुए दिखे हैं। आईसीसीआई बैंक 18 लाख, जीएमआर पावर 35 लाख, आईसीसीआई प्रू 23 लाख, हैप्पीएस्ट माइंड 14 लाख और कल्याण ज्वेलर्स 15 लाख शेयरों के कई सौदे होते हुए दिखे। ओके, तो ये है ढेर सारी खबरें जहां पर आज आपको दिखेगा भरपूर एक्शन इन खबरों के दम पर। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते आगे। एक्सप्रेस का दमदार पैनल हमारे साथ है, एक एक्सक्लूसिव खबर भी आने की तैयारी में। पहले स्वागत किया जाए मेहमानों का, कुणाल जी, हिमांशु जी, सुमित जी और साथ ही साथ जैन साहब और मेहुल जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और शो की शुरुआत मैं आपके साथ फिर से करना चाहता हूँ। क्लोजिंग शो है, आइए। आज गणपति उत्सव की भी क्लोजिंग का दिन है। बिल्कुल। विसर्जन की तैयारी में कुछ बहुत ही बेहतरीन तस्वीरें आपको और बढ़िया दर्शन में आपको करवाता हूँ। देखिए, ये है गणपति विसर्जन आपके लिए होता हुआ दिख रहा है। ये कितनी सुंदर मूर्ति, नहीं लालबाग का राजा ये नहीं है, लेकिन ये तो बहुत ही सुंदर मूर्ति है एकदम। अब लालबाग का राजा है। बड़ा बढ़िया व्यू बन रहा है सर। हमारे ऑफिस के पास बिल्कुल, अगर दीप आप थोड़ी देर 15 मिनट के लिए जाके आना चाहें तो आप देख के आ सकते हैं। सर, इतने लोग ये लालबाग का राजा जो है ये बिल्कुल निकल चुके हैं विसर्जन के लिए। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि पूरे जोश खरोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ ये आपके सामने तस्वीरें आती हुई दिख रही है। ये भी एक और गणपति विसर्जन के, क्या बात है। मतलब आप आर्ट देखिए, फूल के बीच में से किस तरह से गणपति की तस्वीर निकल कर आ रही है। तो चलिए, ये भी है लालबाग से ही है ये भी तस्वीर, और ये पुणे की तस्वीरें हैं। राइट। और दूसरी जो बैठे हुए हैं विराजमान जो है वो लालबाग का राजा है। चलिए, बहुत बढ़िया। थोड़ी थोड़ी देर में हम आपके सामने रखेंगे तस्वीरें, तब तक आइए पहला बिल्कुल हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। गुड आफ्टरनून हिमांशु जी, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर इस वक्त। गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। अनिल जी, ऐसा लगता है थोड़ा सा शायद मार्केट में जो सेलिंग है वो ज्यादा हावी है, और थोड़ा सा कॉन्ट्रा कॉल लेना चाहूंगा यहाँ पर। मुझे लगता है टीसीएस एक अच्छी सपोर्ट के पास आ चुका है, और यहाँ पर टीसीएस में रिस्क रिवॉर्ड वापस से अट्रैक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। तो अक्टूबर फ्यूचर जो कि 3555 3560 के आसपास ट्रेड करते हैं, टीसीएस के यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 3540 रुपए का, यानी कि 15 से 17 रुपए का रिस्क है। इस स्टॉप लॉस के साथ टीसीएस में खरीदारी करें। मुझे लगता है कि 3600 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर कल तक आते हुए नजर आ सकते हैं। तो टीसीएस रहेगा खरीदारी करके चलने की एक आइटम। आप बता रहे हैं अक्टूबर फ्यूचर्स के हैं हिमांशु जी? जी अनिल जी। ओके, अक्टूबर फ्यूचर्स के लेवल आपके सामने आएंगे। टीसीएस में खरीदारी करने का 3600 का लेवल, 3559 के आसपास ये इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और नीचे में आपका स्टॉप लॉस लगाना है 3540 के आसपास का। आइए बढ़ते हैं आगे, और अब वक्त है आपके लिए एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर लाने का। हमारे संवाददाता तरुण शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त नई दिल्ली से, बताने के लिए आपको उस बड़ी खबर के बारे में। तरुण, बताइए क्या है खबर, किससे जुड़ी हुई? बिल्कुल, ये जो खबर है वो जनरल इंश्योरेंस कंपनी से जुड़ी हुई है। जो सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज को अपनी एक डिमांड भेजी है। 29,000 करोड़ की 3 जनरल इंश्योरेंस कंपनीज ने अपनी डिमांड भेजी है। उनका मानना है कि जो कंपनीज ओरिएंटल, न्यू और नेशनल इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनको करीबन 10,000 करोड़ का तो कोविड क्लेम्स आया है, और साथ ही 10,000 करोड़ के आसपास का जो वेज रिवीजन उन्होंने इंश्योरेंस कंपनीज में किया है, वो एक बड़ी वजह है जिस वजह से उन्होंने ये डिमांड भेजी है। और तीसरा जो है, वन मोर ऑप्शन ऑफ पेंशन का जो उन्होंने एक फ्लेक्सिबिलिटी एम्प्लॉयज़ को दी है, उसकी वजह से ये जो डिमांड है वो 29,000 करोड़ रुपए पहुंच गई है। अब इसके लिए कल डीएफएस ने एक मीटिंग बुलाई है। इंटरनल बैठक है वैसे तो ये डीएफएस की, लेकिन ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्या इसमें इसके बाद एक फैसला लिया जा सकता है कि क्या जनरल इंश्योरेंस कंपनीज में
कैपिटल इन्फ्यूज़न इस समय किया जा सकता है या नहीं। जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि करीबन 16,000 करोड़ रुपया इस समय इन तीन PSU जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ को चाहिए अपनी इंसॉल्वेंसी को मेंटेन करने के लिए, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। यदि ये कंपनीज़ प्रॉफिटेबल नहीं रहती हैं तो जो सरकार का प्लान है कि जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ को लिस्ट करवाना है वो नहीं हो पाएगा। इस वजह से तकरीबन उनको 16,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। और जो पूरी डिमांड जो तीन कंपनीज़ ने भेजी है वो जो तीन डिमांड है वो 29,000 करोड़ की डिमांड है। और कल इस पे DFS हो सकता है कि इस पे फैसला ले, उसके बाद कैबिनेट के लिए अप्रूवल के लिए जा सकता है। एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट के पास पहले डिस्कशन के लिए जाएगा, उसके बाद कैबिनेट अप्रूवल के लिए ये जा सकता है। लेकिन जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं इस समय काफ़ी पेन में है, जैसे इतना बड़ा डिमांड उन्होंने DFS के पास भेजा। ओके, बड़ी भारी भरकम डिमांड DFS के पास, यानी कि आपके लिए डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज उन्हें भेजी गई है 3 जनरल इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। और उनका यह मानना है कि उन्हें 29,000 करोड़ की मदद दी जाए, क्योंकि कुछ खर्चे बढ़े हैं और कुछ क्लेम्स आए, तो 29,000 करोड़ की मदद मांगी गई है और कल इस पर फैसला लिया जाएगा। अगर कोई फैसला होता है इनके, अगर बड़ा अमाउंट इनके हाथ आता है तो 3 कंपनियों के लिए बड़ी फ़ायदे की बात होगी। यूनाइटेड इंडिया, न्यू इंडिया एश्योरेंस और साथ ही साथ एक जनरल ओरिएंटल इंश्योरेंस, जिसमें ओरिएंटल और न्यू यूनाइटेड दोनों ही अनलिस्टेड है। न्यू इंडिया एश्योरेंस जो लिस्टेड कंपनी है उसके लिए फ़ायदे की बात हो सकती है। तो कल का दिन होगा बेहद अहम। कल बड़ी मीटिंग होने जा रही है। इस मीटिंग पर देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, क्या कुछ फैसला होता है। आइए एक बार जैन साहब से राय ले ली जाए इंश्योरेंस कंपनियों पर, विशेषकर न्यू इंडिया एश्योरेंस 140-142 के आसपास। जैन साहब क्या कहेंगे? देखिए, ये इनफैक्ट ज़रूरी है इन कंपनियों के लिए, पर्टिकुलरली ये सरकारी जो जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं, ये वैसे कोई बहुत ज़्यादा परफॉर्म भी नहीं कर पा रही थी। हालांकि पिछले कुछ दिनों में बॉटम फिशिंग की वजह से या जो PSUs में माहौल बना था उसकी वजह से ये स्टॉक चले ज़रूर है, बट स्टिल मतलब जो इनके IPOs के बाद से जो अंडर परफॉर्मेंस इनका रहा है, तो मुझे लगता है कि न्यू इंडिया एश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस दोनों ही एक ऐसे लेवल पे है कि जहाँ पे खोने को बहुत ज़्यादा नहीं है। और ये न्यूज आती है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखे, और जिनको लेना है वो अब एक बार वो न्यूज ड्रिवन, जिनको रिस्क लेनी है वो ले तो ठीक है। बाकी ओवरऑल मैं जनरली अभी भले वो ICICI लोम्बार्ड को लेकर भी न्यूज है, इन पूरे सेक्टर को लेकर न्यूज है, सो बाय ऑन डिप्स की रणनीति जरूर अपना सकते हैं और रिस्क लेनी है। और हो सकता है कि कल पोस्टपोन हो जाए, यू नेवर नो, क्योंकि कल जरूर आएगा, हो सकता है पोस्टपोन हो जाए तो ये थोड़ी देर तलवार लटकी भी रहेगी। तो मेरे हिसाब से GIC RE फिर भी मुझे ज्यादा बेहतर लगता है एज कंपेयर टू न्यू इंडिया एश्योरेंस। बट दोनों में जिन्होंने होल्ड कर रखा वो बिल्कुल होल्ड करके रखिए। ओके, तो ये है आपके लिए इंश्योरेंस कंपनियों पर राय आती हुई दिख रही है। बड़े आगे उससे पहले आपको एक जैन साहब बहुत ही सुंदर आपको प्रतिमा दिखाना चाहता हूँ गणपति जी की, और ये देखेंगे तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। आप देखिए, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर तस्वीर आती दिख रही है। ये स्टेचू, इसमें गणेश जी एकदम बिल्कुल वो फ्लाइंग गणेश टाइप, बिल्कुल। ये देखिए सामने घोड़े भी हैं सर, सामने 3 या 4 घोड़े भी हैं। घोड़े की सवारी करते हैं एकदम। वाह, क्या मतलब, ओ गजब क्रिएटिविटी है। आप देखिए, वाह, ये देखो फूलों की और गुलाल की बरसात गणेश जी पर होती हुई आप देख सकते हैं। क्या बात है, लोग कितने उत्साह उमंग के साथ, देखिए ऊपर से पुष्पों की बारिश करते हुए दिख रहे हैं आप। वाह, ये देखिए गजब। मतलब जो मंडल वाले लोग हैं जिन्हें उस विसर्जन को लेकर उत्साह है, नाचते गाते हुए जा रहे हैं, वो तो है ही, लेकिन देखिए जो लोग बाकी जो हैं श्रद्धालु, वो भी अपने अपने तरीके से पुष्पों की वर्षा करते दिखे। और बहुत ही सुंदर तस्वीर ये आपके लिए आती हुई दिखे। मस्त है सर, है ना? जिसने भी ये सोच के कॉन्सेप्ट किया है, बहुत बढ़िया। कितना बढ़िया क्रिएटिविटी है। चलिए, ऐसी कुछ और बेहतरीन तस्वीरें भी आपके लिए थोड़ी देर में हम लेकर आएंगे। तब तक चलते हैं मेहुल जी के पास, वो तैयार अपनी कॉल के साथ, बिगुल BTS BT का। मेहुल जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु जी, गुड आफ्टरनून अनिल जी। आज एक बाय का स्टॉक रडार पर आया है, फ्रेश ब्रेकआउट आया है, दैट इज GM ब्रेवरीज। GM ब्रेवरीज में बहुत ही अच्छे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आया है। 725 के करीब का भाव है, 695 के स्टॉप लॉस से इसको बाय करना है। 780 का मेरा टारगेट रहेगा GM ब्रेवरीज में। इस पर करें खरीदारी। ये आपके लिए एक इंटरेस्टिंग कैश कॉल आ रहा है मेहुल जी की तरफ से। लिकर स्पेस पर थोड़ा फोकस भी कर सकते हैं आप।
यहाँ पर थोड़ी मूव भी आ रही है। एक और स्टॉक जो अच्छे मूवमेंट है, चोला इन्वेस्टमेंट, जरा इस पर रखिए नजर। ऑलमोस्ट 3.25% की मूव आपको चोला इन्वेस्टमेंट में आती हुई दिख रही है। स्टॉक भी थोड़ा एक्टिव है इस समय। आइए एक बार जरा इसके चार्ट पर कुणाल जी से राय भी ली जाए। कुणाल जी जरा देखें, बाकी बाजार के मूड माहौल का इस पर कोई भी असर नहीं है, सुबह से पॉजिटिव है और अभी भी ऑलमोस्ट 3% ऊपर बना हुआ है सर। देखिए दीपांशु, बहुत शानदार चार्ट स्ट्रक्चर है, एक आउट परफॉर्मेंस साफ चार्ट पर दिख रही है और सारे बॉटम्स जो है वो हायर बनते चले जा रहे हैं। एक रेजिस्टेंस इमीडिएट लेवल पर यानी कि 1235 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। मुझे लगता है कि ये लेवल्स पार हो जाएं, इसके ऊपर क्लोज हो तो आपको यहाँ पर और बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। तो चोला में जिनका निवेश है बिल्कुल बने रहें, 1200 के आसपास रिवाइज स्टॉप लॉस रखें, 1235 का लेवल पार हो तो नई खरीदारी भी कर सकते हैं। अनिल जी, एक से एक यूनिक डिजाइन वाली मूर्ति आ रही है। हाँ बिल्कुल, मतलब हमने मैं आपको बताऊं, हमने एक क्या कर रखा है, हमने सामने एक वीडियो वॉल पे फीड लगा रखी है। जो भी ऐसी सुंदर सुंदर मूर्तियां और ऐसी बढ़िया आ रही ना, तो हम सोचे उनसे आप बचे न रहें। मार्केट में वैसे भी ज़्यादा कुछ है नहीं है, कुछ भी नहीं है इस समय। तो साथ साथ में आप गणपति विसर्जन का भी आनंद लें, बप्पा के प्रति जो आपकी श्रद्धा है वो भी दिखे, और इतनी जो खूबसूरत कलाकारी की गई है हमारे सारे जो आर्टिस्ट जिन्होंने ये मूर्तियाँ बनाई हैं, जो कलाकार है जिन्होंने मूर्तियाँ, देखो कितनी पोज बड़ा बढ़िया है। हाँ, ये मतलब मेरे ख्याल से ये कोई शायद किसी डांस की उसके ऊपर ये पोज बनाया हुआ है। आगे का जो है आप सोचिए कितना सुंदर, मतलब मूर्ति सोचो, और बनाने में कितना समय लगा होगा, कितने खूबसूरत तरीके और बड़ी है सर, ऑलमोस्ट फ्लाईओवर के ऊपर तक ये। हाँ ऑलमोस्ट काफ़ी बड़ी मूर्तियाँ। आप देखिए ट्रक की साइज से तो ऊपर के जा रही है काफ़ी, तो बड़ी मूर्तियाँ हैं। ऐसे ही देखिए आप एक चीज देखिए, जो दो मूर्तियां देखिए पीछे, तो आपको 2-3 ट्रक्स दिख रहे हैं, उसके पीछे फिर से वो आगे दिख रहे हैं। वो जैसे जैसे आगे आएंगी वापस हम अगली बार आपके पास आ जाएंगे, तो दिखाते रहेंगे, चिंता नहीं कर। बिल्कुल कांस्टेंट मॉनिटरिंग कर रहे हैं हम। मार्केट की तरफ एक आंख है, दूसरी आंख यहाँ पर लगी हुई है। जैसे जैसे जो भी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होंगे हम आपको बताते रहेंगे। बट कुछ एक्शन है बाजार में आज थोड़ा। अगर आप वायदा कारोबार के बाहर देखेंगे, वायदा कारोबार में तो आप एक्सपायरी में अटके हुए हैं, उसके बाहर देखेंगे तो फिर बाजार में आपको एक्शन दिखेगा। और मैप माई इंडिया, सीई इन्फोसिस्टम्स, आज सुबह भी इसके बारे में बात हो रही थी, जबरदस्त फॉर्म में 7% ऊपर ये काउंटर आपको इस समय दिख रहा है। तो बढ़िया तेजी में आ रहा है मैप माई इंडिया आपके लिए। एक बार जरा जैन साहब से भी इस पर राय ली जाए। जैन साहब जरा देखें मैप माई इंडिया, वैसे तो हमारे रेडार पर भी है। इशू प्राइस जो आईपीओ प्राइस है इसका, उससे एग्जैक्टली आज डबल हो गया सर ये। नहीं बिल्कुल, हैट्स ऑफ टू अनिल जी आल्सो फॉर दिस। आपने बहुत निचले लेवल्स पे रेकमेंड किया था और शायद आपके स्पेशल 25 का भी एक पार्ट है। और ये कंपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मतलब पास सास और ये सारे जो ये दे रही है। और इनफैक्ट मैं आज सिद्धार्थ सिडानी जी को भी सुन रहा था, आपको भी सुन रहा था सुबह। और ये स्टॉक देखिए अभी रिसेंटली हम लोगों ने, मैं एक डिस्क्लेमर दूंगा कि हमारे क्लाइंट्स को हमने रिकमेंड किया है, 1700 पे काफी कंसोलिडेट किया था, नीचे 1300, 1400, 1100 के लेवल्स पे भी रेकमेंड किया था। और अभी भी ऐसा लगता है, देखिए कई बार वैल्यूएशंस को देखते हैं तो पी मल्टीपल 95 का आता है, बट जो इसके प्रॉफिट मार्जिन देखिए आप, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, 50% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे कंपनी काम कर रही है। और जो ग्रोथ है और जो ये सेगमेंट है, और जो मतलब एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल की कंपनी, ग्लोबल, मतलब आप गूगल मैप्स के सामने एक इंडियन आंसर टू द गूगल मैप्स है ये। और बहुत इंडियन मार्केट्स के लिए तो बहुत ही गजब का काम कर रही है कंपनी। और मुझे लगता है कि ये तो आने वाले दिनों में और भी इसका बिजनेस बढ़ने वाला है। बिल्कुल जिन्होंने लिया हुआ है वो होल्ड करके रखे। और जबरदस्त इंटरेस्ट है इस स्टॉक में, इन्वेस्टर्स का भी, रिनाउंड इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशंस सबका, एंड मैनेजमेंट को हम सुनते हैं तो बहुत मजा आता है। सो ओवरऑल डिस्क्लेमर के साथ कि ये स्टॉक बायस्ड है, और मैं बोलूंगा कि काफी लोगों को हमने रिकमेंड किया है। सो प्लीज डू योर ओन रिसर्च ऑल्सो। महंगा स्टॉक है, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और ग्रोथ को देखते हुए ये महंगा बनता है। तो इसलिए बिल्कुल नीचे आने पे तो लीजिए, और जिन्होंने लिया हुआ है वो होल्ड करके रखे, इसको बेचना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ओके, बिल्कुल होल्ड करें, बेचने की हड़बड़ी और जल्दबाजी न करें। ये राय आपके लिए जैन साहब की तरफ से आती हुई। हाल ही में उन्होंने रिकमेंड भी किया अपने निवेशकों को, अपने क्लाइंट्स को। ये डिस्क्लेमर भी उनकी तरफ से आता हुआ। आइए बिल्कुल नितिन जी के लिए निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का। नितिन जी बताएं सर। अनिल जी, ये जो ट्रेड है ये जिस रेट पे होगा उसी पे लेना है। और ट्रेड है आपको 19,600 की पुट ऑप्शन, और इसको लेना चाहिए 30 पे, अभी नहीं। 53 का प्राइस चल रहा है,
बाय ऑन डिप करेंगे पुट ऑप्शन, यानी कि जो अभी पुट 19,600 की पुट 52 चल रही है, इस रेट पे नहीं लेंगे। अगर हल्का सा भी बाउंस मिला तो ये पुट ऑप्शन आपको 25 से 30 के बीच में मिल सकती है। और मुझे लगता है कि क्लोजिंग में, जैसे आज मंथली एक्सपायरी है तो 1 घंटे बचे हुए हैं, तो हल्का सा एक बाउंस आएगा, उसके बाद सेलिंग मिलेगी। तो मैं एक मान रहा हूँ कि 25 से 30 की रेंज में मिलता है। अगर 19,600 के पुट तो वहां पे खरीदें और फिर आप स्टॉप लॉस 5 रुपए रख सकते हैं। और फिर अगर आपको 25-30 में मिल गई तो 60 से 65 के टारगेट होंगे। अभी हम अगर 48 पे लेते हैं तो रिस्क आपका ज्यादा है। ये बाइंग रेट नहीं है, 25 से 30 के बीच में ही लेना है 19,600 की पुट ऑप्शन। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई। निफ्टी का पुट ऑप्शन खरीदने की 19,600 का पुट ऑप्शन 52-53 चल रहा है, अभी हाथ भी मत लगाना। लेना है आपको सिर्फ 25 से 30 की रेंज में। बहुत नितिन जी आई अप्रिशिएट, एकदम आपने पहले मतलब एडवाइस पहले थी कि बिल्कुल उसी भाव पे लेना है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, ताकि आप कूद फान करके किसी भी लेवल पे ऐसे वैसे ना ले लें। तो आपको लेना है 25 से 30 की रेंज में, 5 का स्टॉप लॉस, 60 और 65 के टारगेट किया है। नितिन जी, कोई व्यू आपका बैंक निफ्टी पर भी आज एक्सपायरी के लिहाज से? निखिल जी, ऊपर के लेवल पे काफी सेलिंग हुई है। अब सुबह सुबह एक बाउंस आया था करीब 10-10:15 के बीच में, वहां पे 44,700 के रेंज में बहुत सेलिंग है। तो ओवरऑल वीकनेस है, एक हल्का सा बाउंस मिल सकता है, बट है वीकनेस ही। बाउंस जो आज की एवरेज है वो 44,480 के आसपास आ रही है और अभी 44,350 है। तो मैं यही मान रहा हूँ कि अगर 60-70 पॉइंट का एक बैंक निफ्टी में बाउंस मिल जाता है तो वो अपॉर्चुनिटी होगी हमें पुट में घुसने के लिए। तो फोकस हमें पुट पे ही करना चाहिए, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो। और अगर हल्का भी बाउंस मिलता है, जैसे बैंक निफ्टी में अगर 100 पॉइंट का बाउंस मिल जाए, निफ्टी में 30-35 पॉइंट का बाउंस मिल जाए, तो एट द मनी पुट ऑप्शन वहां पे लेनी चाहिए। बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है कि एक्सपायरी में पॉसिबल है कि ये 44,200 की तरफ आ सकती है। अभी 44,350 चल रहा है। ओके, 44,200 तक भी आ सकता है, यानी 150 पॉइंट की जगह और है। कल के लोज के आसपास 44,183 का जो बना है, यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों रह सकते हैं दबाव में। इस लिहाज से हल्की सी व्यू आप मंदी की तरफ रखें। 2:30 बजने की तैयारी में मेरे डेटा तो तैयार है, सेठी साहब जुड़ेंगे, लेट्स सी हु कम्स फर्स्ट। लेकिन तब तक हम दोनों से पहले आ चुके हैं कुशल इस वक्त स्टूडियो में, डिक्सन टेक का पूरा विवरण लेके। डिक्सन टेक है आज फोकस में, वजह क्या है इस फोकस की, कुशल बताइए। बिल्कुल सर, यहाँ पर डिक्सन टेक आज फोकस में इसलिए है क्योंकि भारत में स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर Xiaomi के साथ इन्होंने टाई अप कर लिया है। इनकी जो सब्सिडरी है पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स, वो जो है Xiaomi के लिए स्मार्टफोन बनाती हुई नजर आएंगी। इसके पहले मैं आपको बता दूं, मोटरोला, नोकिया, सैमसंग जैसी कंपनियों के लिए ये ऑलरेडी फ़ोन्स बना रही थी और अब यहाँ पर Xiaomi इसमें जुड़ता हुआ नाम आ रहा है। भारत में लगातार आप देखिए, इनफैक्ट Xiaomi के जो पहले स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स थे वो अब अपना जो मार्केट शेयर है, खासकर जो मैन्युफैक्चरिंग का पर्सपेक्टिव है, उसमें लूज़ करते हुए नजर आएंगे और डिक्सन टेक जो है उससे फ़ायदा उसको साफ तौर पर मिलता हुआ नजर आएगा और PLI स्कीम का भी बड़ा बेनिफिट ये उठा पाएंगे। इनफैक्ट डिक्सन टेक का 55% जो रेवेन्यू है वो मोबाइल और EMS कारोबार से ही आता हुआ नजर आया है Q1 FY24 में, और लगभग 1800 करोड़ रुपए की आय जो है मोबाइल कारोबार से इनकी आती हुई नजर आई है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 38% की ग्रोथ Q1 में आती हुई दिखी है। एबिटा लेवल पर कंट्रीब्यूशन देखेंगे इनके मोबाइल बिजनेस का तो करीबन 40% है अभी, जो कि Q1 FY23 में 33% था, तो वहाँ पर भी अच्छी खासी बढ़त रही है। और यहाँ पर जो स्मार्टफोन का मार्केट शेयर है, Xiaomi लीड करता हुआ नजर आ रहा है भारत में करीबन 22% के मार्केट शेयर के साथ। साथ ही वीवो, सैमसंग 18%, 14% ऐसे करके मार्केट शेयर है इनका। तो अभी तो मार्केट शेयर ऑफकोर्स मेंटेन्ड है और ये जो स्मार्टफोन को लेकर जो टाई अप है ये डिक्सन टेक के लिए आगे आने वाले समय के हिसाब से एक बड़ा ग्रोथ ट्रिगर सामने निकल कर आ सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए राय डिक्सन टेक पर आती हुई पूरी की पूरी डिटेल्स। आइए बढ़ते आगे सुमित जी के लिए, बिल्कुल सुमित के सुपरहिट। सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, एक सेल कॉल अभी रडार पे आया है। स्टॉक का अभी फ्यूचर्स में भाव चल रहा है 1244, 1245। स्टॉक का नाम है HCL टेक। HCL टेक के अंदर दबाव देखने को मिल रहा है। मेरे को लग रहा है कि HCL टेक यहाँ से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है। जिन्होंने सेल का व्यू लिया वो लोग होल्ड करें, यहाँ पे फ्रेश बिकवाली करें। स्टॉक के अंदर नीचे में जो लेवल देखने को मिल सकते हैं ट्रेडिंग के लिहाज से 1225 का इसका पहला टारगेट बनेगा, 1215 ये इसका दूसरा टारगेट बनेगा। 2-3 दिनों का व्यू लेके HCL टेक में बिकवाली करें। स्टॉक का जो ऊपर में रेजिस्टेंस है 1260, 1265 के पास है, तो 1260 का स्टॉप लॉस लगा के HCL टेक में बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में पहला टारगेट 1225 रुपए का
दूसरा टारगेट 1215 रुपए का। ये दो टारगेट 2-3 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए बिकॉली करें HCL टेक। ओके, HCL टेक में करें बिकवाली, ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई। ये स्टॉक था जो मॉर्गन की लिस्ट में सबसे ऊपर था कल खरीदारी करने के लिए आज से, और अब यहीं पर एक्शन कमजोरी का भी बनता हुआ दिख रहा है। बड़े आगे सेठी साहब जुड़े, उससे पहले एक तस्वीर और दिखाना चाहता हूँ मैं आपको गणपति जी की, जो एक टॉप एंगल से जो तस्वीर आ रही है। हाँ, ये जल्दी से लाइए, एक बार मैं दिखाना चाहता हूँ। बहुत ही बड़ी, और ये आई डोंट नो इसको जूम इन कर सकते हैं, हम कर पाएंगे नहीं। ये तो देखिए नीचे गणपति जी है और ऊपर भी एक और तस्वीर है, दो। हाँ, आपको मेरे ख्याल से अब तक जो हमने देखी दीप, ये सबसे ऊंचाई वाली यही है तस्वीर, है ना? हाँ, आई थिंक ड्रोन कैमरा था ये। ड्रोन कैमरा से आ रहा है, बिल्कुल ठीक बात। ये देखिए एक्चुअली क्या कैमरामैन हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, ये देखिए, अरे वाह, सुन लिया हमारी पापा ने। तो हम यही तस्वीर आपको दिखाना है। वाह, बहुत बढ़िया, मतलब कमाल ही हो रहा है। क्या ऐसे सुंदर सुंदर गणपति, ऐसे ही मुंबई में, पुणे में, बाकी सब जगहों में लोग पूरे गणेशोत्सव में रात भर एक से दूसरे पंडाल में जाके दर्शन करते हैं। श्रद्धा भी है, और इतनी बड़ी बढ़िया जो कलाकारों ने बनाई है उसको भी वो अप्रिशिएट करना चाहते हैं। तो दोनों ही चीज़ें हैं, ये बिल्कुल है। मेहुल कुछ कहना चाहते हैं? जी मेहुल जी। अनिल जी, एक रिक्वेस्ट है, अगर ढूंढ पाए तो विशाखापट्टनम में मैंने सुना है कि इंडिया की सबसे बड़े दो गणपति है, 117 फीट का है और एक 112 फीट का है, गौमुखी या गजमुखी ऐसा कुछ नाम है। अच्छा, मैंने सर्च किया, मिल नहीं रहा, लेकिन सबसे बड़ा गणपति है विशाखापट्टनम। रुको, जी हाँ, 117 फीट का और 112 फीट का। अरे अभी हमारी विशाखापट्टनम की टीम को अलर्ट पे डालते हैं हम। देखो, रुको, आपने बोला है तो पता लगाते हैं कि वाकई में वहाँ से अगर कोई फीड मिल सकती है, और हो सकता है दर्शन तो जरूर कराने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मुलाकात करते हैं सेठी साहब से, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब सुस्वागत, हम बताएं सर आज की पहली पिक। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, आज के इस खराब बाजार में भी दो स्टॉक से खरीदारी करने के। जो पहला स्टॉक है अनिल जी जिसपे खरीदारी करनी है, स्टॉक का नाम है रोसेल इंडिया, ROSSELL, रोसेल IND करके इसका NSE का टिकर है। 501 के प्राइस पे अभी ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक को मैंने एक ही बार पहले इस सेगमेंट में दिया हुआ, वो था 7 अक्टूबर 2021 की तारीख थी। 160 रुपए के लेवल्स पे रिकमेंड किया था, वहां से ऑलरेडी 3 गुना हो चुका है इन द लास्ट 2 इयर्स। बट अब यहाँ पे वापस से खरीदारी करने की सलाह आ रही है। अनिल जी, ये कंपनी मेनली ऐसे जानी जाती है टी प्लांटेशन के लिए, मतलब इनके 7 टी स्टेट्स है असम में, और 2 से 3% का भारत में चाय का मार्केट शेयर है। और कंपनी एक्सपोर्ट करती है USA, UK, जर्मनी, जापान, ईरान और UAE, इन सब में चाय एक्सपोर्ट करती है। बट ये तो एक कारोबार हुआ, इनका एक मेजर कारोबार है, इंजीनियरिंग डिवीजन है इनके पास, जिससे 51% इनके रेवेन्यूज आते हैं। एरोस्पेस और डिफेंस के लिए ये इंजीनियरिंग का काम करती है। तो एक बहुत ही फैंसी सेक्टर है एरोस्पेस डिफेंस का, उस सेक्टर में भी है कंपनी। इनकी जो कंपनी है वो रोसेल टेक्सास लिमिटेड नाम की कंपनी है। इसका डीमर्जर ऑलरेडी करने के लिए बोर्ड से और शेयर होल्डर से अप्रूवल ले चुके हैं, तो जल्दी ये डीमर्जर होएगा, मतलब इस कंपनी से ये कंपनी बाहर होगी, तो 2 अलग कंपनियां हो जाएंगी, एक टी वाला बिजनेस और एक एरोस्पेस डिफेंस इंजीनियरिंग वाला बिजनेस। और ये जो बिजनेस है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर्स है टू हनीवेल, जो यूएस की कंपनी है, एक लीडर है उस, ये मेजर कस्टमर्स इनके हनीवेल है। इसके अलावा लॉकहीड मार्टिन और बोइंग, ये दोनों भी इसके कस्टमर्स हैं। फिर हनीवेल ने हाल ही में एक कमेंट किया कि इंडिया विल बिकम द 3rd लार्जेस्ट एविएशन मार्केट इन द वर्ल्ड वेरी सून। तो उसका एक बड़ा फायदा इस जैसी कंपनी को हो सकता है। फिर थोड़े दिन पहले भी मैंने किसी दूसरे स्टॉक के कंटेक्स्ट में ये बात बताई थी कि बोइंग का भी भारत में बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास जो लार्जेस्ट कॉम्प्लेक्स आउटसाइड यूएसए शुरू होने जा रहा है 43 एकड़ की लैंड पे, जहां पे इन्होंने 1600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है बोइंग ने। और अब भारत से ये 10,000 करोड़ एनुअली जो कंपोनेंट्स है वो सोर्स करेंगे, तो वो एक बड़ा अपॉर्चुनिटी इस कंपनी के हो सकती है। इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो भी बेंगलोर में ही है। और ये कंपनी F-16 फाइटर जेट्स के लिए इलेक्ट्रिकल पैनल्स भी बनाती है, और जितने भी इंडियन PSUs है डिफेंस सेक्टर के, वो सब इनके क्लाइंट्स है। कंपनी का टाई अप है विद सेवरल US एंड इजराइल कंपनीज। तो ये जो बिजनेस है एक बड़ा बिजनेस है, और इसको एक बाय 2030 ये बहुत ही तेजी से ग्रो हो सकता है।
तो इस तरह की कंपनियां, मुझे लगता है ये स्टॉक भी यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। मेरे इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 540 रुपए के, स्टॉप लॉस रखता है 490 रुपए का। 490 के स्टॉप लॉस के साथ 540 के टारगेट के लिए रोजेल इंडिया ये है वो स्टॉक जहां खरीदारी करने के लिए आए। और ये स्टॉक तो जैन साहब की लिस्ट में भी मेरे ख्याल से रहा है, जहां तक मुझे याद है। जैन साहब ने भी जेम्स में रिकमेंड किया। जैन साहब से दो चीजें पूछी। जैन साहब, एक तो आपने जेम्स में रिकमेंड किया है क्या इसको, और दूसरा ये कि आपने नोटिस किया सेठी साहब बता रहे थे, पहले बोइंग का बताया, फिर हनीवेल का भी बताया इन्होंने, लेकिन बोइंग का तो बहुत आसानी से, अच्छे से, फ्लोलेसली, बिल्कुल स्मूथ तरीके से बोल गए। कुणाल जी आप भी गौर फरमाएगा, हनी बोलते वक्त वहां पे काफी अटके। नहीं अनिल जी, हाँ। एक मिनट अनिल जी, पहले मैं बोल देता हूँ। हाँ। नहीं, ये हनीवेल के साथ क्या ऑटोमेटिकली हनीवेल ऑटोमेशन आ जाता है जुबान पे। हाँ, तो वो थोड़ा एक रहता है, इसलिए रोकना था। हाँ, तो थोड़ा दिमाग लग गया। नहीं, रुकना है तो आप हनी के बाद हनी वेल पे रुको, हनीवेल ऑटो पे रुको, आप हनी पे रुक रहे। जी जैन साहब। सही बात है, हनी और मनी दोनों देखिए राइम करते हैं, तो इसलिए हनी पे रुक गए विकास जी। बट एनीवेज ये स्टॉक, इनफैक्ट मुझे याद है इस स्टॉक के साथ मेरा एक तरीके से शुरुआत में एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट ये हुआ था, स्टॉक दिया 150-60 रुपए के रेंज पे, फिर नीचे आया, बहुत परेशान किया, और फिर वहां से चला, और अब तो मतलब 160 से 130 के लेवल से आज 4 गुना हो चुका है, जो सेठी साहब ने भी बोला ये सारी बातें। और सबसे बढ़िया बात है, देखिए टी स्टॉक के नाम से जाना जाता, बट ये है डिफेंस का, और गजब का उसका अब ये जो वॉल्यूम बढ़ रहा है, उस टाइम से लेकर अब प्रोपोर्शन में भी फर्क आया, और 50% से ऊपर, आई थिंक 52-53% तक इनका अब इससे आ रहा है, और डीमर्जर भी प्रपोज्ड है। सो इट्स अ फैंटास्टिक कंपनी, एंड लॉकहीड मार्टिन और बोइंग और ये सारे एकदम नाम अगर आ जाते हैं क्लाइंटल लिस्ट में, तो आई थिंक नथिंग लाइक इट। बहुत ही अच्छा स्टॉक है बिल्कुल, और बहुत चला हुआ स्टॉक भी है, और आगे भी चलेगा। मुझे लगता है कि डीमर्जर की स्टोरी के लिए बिल्कुल इस स्टॉक को लिया जा सकता है, और डीमर्जर्स में जनरली जो डिफेंस वाला जो सेगमेंट है उसको बहुत बढ़िया वैल्यूएशंस भी बाद में भी मिलेगी। टी वाला सेगमेंट जो थोड़ा ठंडा चलता है, जनरली टी के स्टॉक्स सबसे ज्यादा अगर कोई एक सेक्टर ने अंडर परफॉर्म किया है तो वो टी स्टॉक्स है। तो रोसेल इंडिया को आप डिफेंस का, जो विकास जी ने बहुत सही तरीके से कहा, डिफेंस पे ही उन्होंने सबसे ज्यादा कमेंट्री दी, और वो मुझे लगता है कि बिल्कुल सही है कि ये स्टॉक आगे आने वाले दिनों में गजब का परफॉर्म करेगा। तो ये है रोसेल इंडिया, जहां पर खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से आती है। बताएं सेठी साहब, आज की आपकी दूसरी पिक। अनिल जी, आज का जो दूसरा स्टॉक है एक मिड कैप फार्मा स्टॉक है। स्टॉक का नाम है एफडीसी, जो अभी 384 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। इसके पहले शॉर्ट टर्म टारगेट है 410 रुपए के, स्टॉप लॉस रखना है 375 रुपए का। एक मिड साइज इंटीग्रेटेड फार्मा कंपनी है जो कि मेनली फॉर्मुलेशंस में स्पेशलाइज करती है, और वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स की। फिर इनके कई पॉपुलर ब्रांड्स हैं, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉल जो पाउडर आता है जो हम सब कंज्यूम करते हैं, वो इलेक्ट्रॉल इनका है, जिसका उस सेगमेंट में 72%, 72% का मार्केट शेयर है। फिर जिफी नाम की इनकी एक मेडिसिन है जो भी 24% मार्केट शेयर है उस सेगमेंट में। और ये कंपनी बहुत ही स्ट्रांग है, एंटी इन्फेक्टिव, फिर गेस्ट्रो, इंटेस्टाइनल, ऑप्थेल्मिक, इन सब सेगमेंट्स में एक्सपोर्ट करती है टू मोर देन 50 कंट्रीज, और कई सारे नए प्रोडक्ट लॉन्च करती रहती है रेगुलर इंटरवल्स पे। फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है। एफआई ये जो जून क्वार्टर था हाल ही में जो कंक्लूड हुआ, उसमें पैट रिपोर्ट किया 109 करोड़ का, जो पिछले साल जून क्वार्टर में 70 करोड़ का पैट था। एक जीरो डेट कंपनी है, अच्छे रिटर्न रेशियोज है, और इसमें एफआईएसडीएस भी अराउंड 11% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें निपॉन है, आईसीआईसीआई प्रू है, फिडेलिटी है। और वैल्यूएशन के लिहाज से विद इन द फार्मा स्पेस एक सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड करने वाला फार्मा स्टॉक है। मुझे लगता है इस स्टॉक को यहाँ पे खरीदना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 410, स्टॉप लॉस ऑफ 375। ओके, तो एफडीसी 410 का टारगेट यहां पर भी आप करके चल सकते हैं खरीदारी। शुक्रिया सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और दो बेहतरीन कैश कॉल्स शेयर करने के लिए। आइए अनिल जी के पास चलते हैं और लेते हैं उनकी 2:30 बजे की मार्केट स्ट्रैटेजी। अनिल जी, डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स कुछ ज़्यादा खास दिख नहीं रहे, नरमी वाला ट्रेड है। करीब 60-65 पॉइंट नीचे आपको डाउ फ्यूचर्स दिखेंगे। नैस्डैक फ्यूचर्स में भी आपको इस समय लगभग 50 पॉइंट की गिरावट दिख रही है, तो नरमी ही है। कल भी हमने देखा था अमेरिकी बाजार में कुछ ज़्यादा खास एक्शन नहीं हुआ था। आज इनका जीडीपी डेटा आने वाला है, और पावेल साहब फेड पॉलिसी के बाद पहली बार पब्लिक में बयान देने वाले हैं, तो दो इंपॉर्टेंट
ट्रिगर पॉइंट्स हो सकते हैं आज शाम अमेरिकी बाजारों के लिए। यूरोप ½ % नीचे है, कच्चा तेल आपका $94-95 पर है, रुपया आपका 4 पैसे मजबूत है, एटलीस्ट वहां से थोड़ी स्टेबिलिटी है। बट हम तो डेज लो पर ट्रेड कर रहे हैं सर, आप बताएं क्या करना है। दीप देखिए, करने जैसा तो कुछ खास आप है नहीं, आपको करना है इंतज़ार 3:30 बजे तक का, और 3:30 बजे का इंतज़ार इसलिए करना है कि 2 लेवल को बचाना ज़रूरी है। 19,500 के नीचे आपको बंद नहीं होना है, इसकी कोशिश करिए। क्यों नहीं होना वो मैं आपको बता दूं। 19,500 की अहमियत क्या है, आप पिछले 17 ट्रेडिंग सेशन से 19,500 के ऊपर बंद हो रहे हैं, तो वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहां बार बार लगातार आपको मजबूत क्लोजिंग मिल रही है। तो 19,500 के नीचे बंद होने पर शॉर्ट टर्म के लिए आप थोड़ी नई कमजोरी के लिए खुल जाते हैं, तब आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 19,225 19,300 की रेंज का निकल कर आता है, यानी कि 200 से 300 पॉइंट की रिस्क आपकी खुल जाती है। इसलिए 19,500 के नीचे बंद नहीं होना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बैंक निफ्टी पर वही लेवल 44,500 का है। पिछले 14 सेशन से 44,500 के ऊपर आप बंद हो रहे हैं, इसलिए आप बिल्कुल ये नहीं चाहेंगे कि उसके नीचे जाकर बंद हो, नहीं तो रिस्क थोड़ी सी नीचे की और खुल जाती है। हालांकि 2 और क्रूशियल लेवल है जो बहुत नज़दीक है, इसलिए ऐसा बहुत डर की बात इसलिए नहीं है, क्योंकि 19,250 ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है क्लोजिंग के लिहाज से, जहाँ 58 ट्रेडिंग सेशन हो गए, 58 आप 19,250 के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं, और बैंक निफ्टी पर 44,000 के ऊपर 18 सेशन से ट्रेडिंग हो रहा है। लेकिन फिर भी शॉर्ट टर्म के लिहाज से, आज के लिहाज से 19,500 44,500 क्लोजिंग के लिए अहम है। ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी तो शायद 44,500 के ऊपर निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऊपर आ जाना चाहिए। और रहा सवाल निफ्टी का, निफ्टी वैसे भी 19,500 के ऊपर, तो क्लोजिंग बेसिस में फ्रेश कमजोरी से शायद हम बच जाए। लेकिन आइए, डेटा क्या इंपॉर्टेंट है। 19,500 ये सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है बचे हुए समय के लिए, जहां 1,85,00,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है पुट में, हाईएस्ट वहीं पर है, और इसलिए वो मेक और वो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। मेक और ब्रेक लेवल वो है जहां आप खड़े हैं इस वक्त 19,550। 19,550 के पुट पर 1.25 करोड़ शेयर हैं और कॉल्स पर 1 करोड़ शेयर है, तो 19,550 को बचाने की कोशिश है। ऊपर कितना जा सकते हैं, ऊपर 19,600 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 2,80,00,000 शेयर का। सो ऐसा लग रहा है कि निफ्टी कहीं 19,500 19,600 की रेंज में टाइम पास करके इस रेंज में एक्सपायरी करने की कोशिश कर सकता है, जो कि ज़्यादा बुरी नहीं है। अब 19,600 पार कर दिया तो भी हर 50 पॉइंट पर काफ़ी ज़बरदस्त कॉल राइटिंग होकर के, तो अपसाइड लिमिटेड है, लेकिन नीचे भी शायद 19,500 को आप इसके नीचे बंद नहीं होंगे। अब आइए बैंक निफ्टी 44,400 के आसपास हैं, 44,300 पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इमीडिएटली, जहां 85,00,000 शेयर हैं, ओपन इंटरेस्ट में हाईएस्ट हुए हैं, और ऊपर में 44,500 पर 1 करोड़ शेयर है। सो ज़्यादा संभावना है कि आप 44,300 44,500 की रेंज में निकले। अगर 44,500 को पार करके टिक गए 3 बजे तक, तो फिर आपको थोड़ी शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी और होती हुई दिख सकती है, जो थोड़ा 100 पॉइंट और ऊपर बढ़ा सकती है, बस इससे ज़्यादा लगता भी नहीं। सो आई थिंक 44,500 600 आपके लिए ऊपरी रेंज है, 44,200 44,300 सपोर्ट रेंज है, इसी में बैंक निफ्टी ट्रेड करेगा। निफ्टी के लिए 19,500 19,600 यही रेंज है। गॉट इट सर, ये है आपके लिए ग्लोबल सपोर्ट थोड़ा मिसिंग है। एक्चुअली डाउ फ्यूचर्स सपोर्ट नहीं दे रहा, और आजकल हो भी रहा है कि जिस दिन आप मजबूत देखते हैं उस दिन भी डाउ फ्यूचर्स की मजबूती के मुकाबले में अमेरिका कमजोरी होता है। आज अच्छा खासा 50-75 पॉइंट ऊपर सुबह से ट्रेड करा था, अभी बीच बीच में एक बार मुझे लगा भी 20-25 पॉइंट ही नीचे रह गया था, एक रिकवरी आई भी, लेकिन जब जनरली वो 2 सवा 2 बजे के आसपास वहाँ के ट्रेडर जागते हैं ना, गुड मॉर्निंग करते हैं, उस समय थोड़ा एक्शन आता है एकदम डाउन में, तो उनको लगा कि अच्छा लेना चाहिए, लेकिन वापस से वही 60-70 पॉइंट नीचे है। तो थोड़ा देखते हैं डाउ फ्यूचर्स में अगर रिकवरी आई तो बेहतर है, नहीं तो फिर जो हैं जैसे हैं वैसे ही हैं। बिल्कुल जैसे हैं वैसे ही हैं इस समय। बट कुछ स्टॉक्स में आपको ब्रेकडाउन्स आते हुए दिख रहे हैं। टेक महिंद्रा में आज आईटी की अभी बात कर ही रहे थे, सुमित जी की तरफ से एचसीएल टेक पर सेल कॉल भी आया था। टेक महिंद्रा को जरा देखिए, इस पर एक बड़ा ब्रेकडाउन आ रहा है, करीब 4.5% नीचे टेक महिंद्रा। मेहुल जी जरा टेक महिंद्रा का चार्ट भी देखें सर, जरा बताएं, बड़ा ब्रेकडाउन आ रहा है। जी हाँ दीपांशु जी, देखिए कल ऐसा लग रहा था कि आईटी सेक्टर में थोड़ी बहुत रिकवरी हो गई, रिवर्सल हो गया, बट आज अगेन शॉकर। यहाँ पर देखें तो 1250 के आसपास का भी एक सपोर्ट था, वो भी ब्रेक कर दिया। ऐसा लग रहा है कि 1200 के नीचे तक की जगह है इस काउंटर में। ओवरऑल मेजर सपोर्ट्स की बात करें तो 1170 के आसपास का निकल के आता है, तो मैं समझता हूँ एक बार के लिए 1200 के आसपास एक काउंटर संभल जाएगा, तब एक बार सोच सकते हैं कि बाइंग की जा सकती है विद स्टॉप लॉस ऑफ 1170। तो यहाँ पर थोड़ा सा और वेट कीजिए, और डाउनसाइड लग रहा है, फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी शायद मिल सकती है इसमें। वो स्टॉक्स जहाँ पर आप ध्यान में रखें, इस वक्त एक्शन कमजोरी की तरफ बनता हुआ दिख रहा। आइए बढ़ते आगे, और वक्त है आपके लिए एक एक्सक्लूसिव खबर लेकर आने का। हमारे संवाददाता अनुवेश हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, नई दिल्ली से। आइए जानते हैं उनके पास क्या है बड़ी खबर। डिफेंस सेक्टर पर रखते हैं गहरी पकड़, और वहीं से कोई बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। अनुवेश बताइए क्या है खबर आपके पास। जी सर,
एक AR-ATGS एक आर्म्ड टोड व्हीकल होती है जिसके ऊपर बोफोर्स को टो करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है और वो उसी पे लोड होते होते भी फायर कर सकती है। इसको 155 mm 52 कैलिबर का हाउवित्जर गन कहा जाता है। इसकी जो अपर्चर एंगल होती है वो -3 डिग्री से लेके 74-75 डिग्री तक जाती है, जिसके वजह से जो रेंज है उसको 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड किया जा सकता है और यानी कि 50 किलोमीटर तक ये जो बोफोर्स हाउवित्जर गन्स हैं ये फायर कर सकती है। हालांकि अगर देखा जाए जो 99 का कारगिल वॉर हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका जो किसी एक वेपन ने निभाई थी वो ये गन्स थे जो एक जगह से दूसरी जगह दूरी पे मार सकते थे और उसी को हिंदुस्तानी सरकार ने बाहर से इंपोर्ट करने के लिए बैन लगा दी है। तो अभी क्या है, DRDO ने इसको डेवलप किया है, वही भारत फोर्ज जो है कल्याणी ग्रुप का और टाटा डिफेंस सिस्टम जो है वो दोनों मिलकर डेवलप कर रहे हैं और जल्द से जल्द इसकी जो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग है वो साइन हो जानी है। ये 70:30 रेशियो में बनाया जाना है कल्याणी ग्रुप भारत फोर्ज के द्वारा और टाटा एडवांस सिस्टम के द्वारा। इसकी जो टोटल कीमत बताई जा रही है वो 3000 करोड़ के आसपास की बताई जा रही है और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये 2 से 4 महीने के अंदर साइन हो जाएगी और जो टोटल डील है, टोटल प्रक्रिया है, इसको 2 से 3 साल के अंदर कंप्लीट करने का बताया जा रहा है हमारे सोर्सेज के द्वारा। इसके साथ साथ हम ये भी बताना चाहेंगे जो आज है, आज गनर्स डे है, जो बोफोर्स या फिर जो हाउवित्जर गन चलाते हैं उनका दिन है। हिंदुस्तानी फौज को इसको 197 ईयर्स से सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसको अंग्रेज़ों ने एस्टैब्लिश किया था और आज तक ये परंपरा चलती आ रही है। तो उसके तहत आज हमारे तरफ से ये एक्सक्लूसिव खबर लेकर आ रहे हैं। गनर्स डे के दिन ये सेलिब्रेट भी किया जा रहा है और अनिल जी बड़ी खबर आ रही है, भारत फोर्ज के लिए बड़ी फायदे का काम हो सकता है। जब से इन्हें ये एडवांस्ड डिफेंस लाइसेंस मिला है तब से हमारे रेडार पर भी रहा है ये काउंटर। भारत फोर्ज और टाटा एडवांस सिस्टम मिलकर ये बनाने वाले हैं, तो काफी बड़ा ऑर्डर इनकी तरफ आने की तैयारी है। अगर आप मुझे पूछेंगे कि अगले 1 साल के लिए कोई टॉप लार्ज कैप, मिड से लार्ज कैप वाली रेंज के स्टॉक में अगर आपको एक कोई पसंद है तो मेरी पहली पसंद भारत फोर्ज होगी। उसकी 2 वजह है। एक तो इनका जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, फोर्जिंग वाला बिजनेस, वो शानदार कर रहा है। दूसरा, नॉर्थ अमेरिका में जो प्री विंटर में आपके लिए जो सेल्स जो डिमांड आने वाली है वो स्ट्रॉन्ग है। यूरोप से सप्लाई वहाँ पर बंद हो चुकी है। यूरोप से में फोर्जिंग वाले इश्यूज जो है, तो भारत फोर्ज और हमारी दूसरी RK फोर्जिंग टाइप की जो कंपनियां जो वहाँ पर सप्लाई करती है उनके लिए क्लास 8 ट्रक वाला जो बिजनेस है वो बहुत मजबूत होने वाला है। और हिस्टोरिकली विंटर के जस्ट पहले वहाँ पर डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग आती है, तो उसका फायदा मिलेगा ही मिलेगा भारत फोर्ज को। तो इंडियन फोर्जिंग बिजनेस और क्लास 8 ट्रक वाला जो बिजनेस है नॉर्थ अमेरिका का, ये दोनों मजबूत है। ये तो है ही, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब जो भारत फोर्ज जो अगले 1 साल के लिए वन ऑफ द टॉप पिक होना चाहिए, उसका कारण ये भी है कि जो भारत फोर्ज ने डिफेंस में अपनी एस्पिरेशंस बनाई है, जो करना चाहते हैं करने जा रहे हैं, वो बहुत ही अलग चीज़ है, बहुत कमाल की चीज़, बहुत एग्रेसिवली वो उसमें उतर रहे हैं। मेरे ख्याल से अगला 1-1.5 साल भारत फोर्ज के लिए उस तरह का हो सकता था जो कभी एक समय में HAL के लिए हुआ। नो डाउट HAL प्योर डिफेंस प्ले है, भारत फोर्ज प्योर डिफेंस प्ले नहीं है, लेकिन वही काम भारत फोर्ज कर सकता है, करने की तैयारी में। अब सरकारी कंपनियों को ऑर्डर मिलने में थोड़ी रिलैक्सेशंस होती हैं, थोड़े फायदे होते हैं, वो भारत फोर्ज के लिए थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन बहुत एग्रेसिवली ये डिफेंस में जिस तरह से घुस रहे हैं, मुझे लगता है अगले 1 साल 1.5 साल में इस स्टॉक की पूरी री हो जाएगी। और अगर और ये स्टॉक आपको जब भी ठीक लगे अपने पोर्टफोलियो में साल भर के लिए लेके रखिए इसको। साल 1.5 साल में ये मतलब ग्रुप शानदार है, कहीं कोई गवर्नेंस इशू नहीं है, कोई क्वालिटी प्रोमोटर्स बहुत ही बेहतरीन है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये डिफेंस वाला बिजनेस है ना, ये बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा हो सकता था। आई थिंक स्टोरी भारत फोर्ज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बड़ी है। साइज भी जो अनुवेश बता रहे हैं, बेसिकली आपको याद होगा एग्जैक्टली 2 महीने पहले 27 जुलाई को इन्होंने डिस्क्लोजर दिया था कि इन्हें वो एडवांस डिफेंस लाइसेंस मिल गया है, जिसके तहत अब ये स्मॉल आर्म्स और एम्यूनेशंस के जो ऑर्डर्स आएंगे उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उससे जो इनका डिफेंस कारोबार का नया एवेन्यू है सर, वो खुल चुका है बेसिकली। मेरे को लगता है जो इन्वेस्टर्स उनको 1500 रुपए के आसपास के टारगेट रखकर होल्ड करने चाहिए। साल 1.5 साल से 6 महीने 8 महीने जो भी लगे, समय का कहना मुश्किल है। या तो समय के हिसाब से रखना है तो साल से 2 साल के लिए रखिए, टारगेट के हिसाब से रखना है। पहला छोटा टारगेट 1500, और मैं बता रहा हूँ आपको 1400-1500 जब होगा ना, तब पूरा
हिंदुस्तान पूरे दुनिया भर के इन्वेस्टर्स की रीरेटिंग कर देंगे ना। तब रीरेटिंग कर देंगे। 900 रुपये में कोई पूछता नहीं था दीप, 850 900 में, अब 1050 1100 में सबका इंटरेस्ट आने लगा। लेकिन जिस तरह से तेजी से चीज़ें बदल रही है, ये एक बहुत बढ़िया डिफेंस कम फोर्जिंग प्ले हो सकता है अगले 1 साल के लिए। 2 महीनों में 30% ऊपर है, बढ़ गया ना, चुपचाप शांति से बढ़ गया, किसी को पता ही नहीं चला। एग्जैक्टली। चलिए, ये है आपके लिए भारत फोर्ज। श्रीकांत जी एक बार श्रीकांत जी से राय लीजिए। बिल्कुल श्रीकांत जी बताइए सर, चार्ट पर जरा अपनी राय दीजिए। भारत फोर्ज अगर किसी को निवेश के लिहाज से लेना है, एंट्री पॉइंट कहाँ होना चाहिए? अनिल जी गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, इनफैक्ट अगर इसके टेक्निकल पैटर्न को देखें तो जैसे आपने कहा, ये एक स्टेडी और अपवर्ड टर्निंग स्टॉक है। एवरी टाइम कभी भी इसमें करेक्शन आता है तो उस करेक्शन के बाद हायर बॉटम बन रहा है, जो एक इंडिकेशन दे रहा है कि इवेंचुअली ये स्टॉक आने वाले दिनों में काफी अच्छा बढ़ सकता है। और जैसे इसने 950 और 1000 के लेवल्स के करीब बड़ा वक्त निकाला था, एक बात तय है कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में, यानी कि यहाँ से 12 से अगर 18 महीने का अगर मैं व्यू लेता हूँ, थोड़ा बड़ा व्यू लेता हूँ, तो मुझे लगता है ये स्टॉक 1400 रुपए भी दिखा सकता है, क्योंकि उसका जो ये वेव पैटर्न है वो वहां पे एंड हो रहा है। वेरी शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि 1050 1040 के करीब बढ़िया सपोर्ट है। उन लेवल्स के करीब अगर मार्केट में करेक्शन के साथ अगर आता है तो लेना चाहिए। हमें लगता है कि स्टॉक 1150 के लेवल्स बिल्कुल दिखा सकता है। तो ये है आपके लिए भारत फोर्ज पर राय आती हुई श्रीकांत जी की तरफ से, बढ़िया एक्शन आता हुआ दिख रहा। आइए बढ़ते आगे और रियल एस्टेट सेक्टर पर फोकस करेंगे। उससे पहले दीप चाहते हैं कि एक और तस्वीर आप देखें गणपति जी की। एक बार जल्दी से हम आपको ये तस्वीर दिखाएं, फुल फ्रेम में दिखाइए, हमें दिखाने का कोई मजा नहीं है, गणपति जी को दिखाइए। ड्रोन शॉट देख रहे थे ना सर, वो एसेंशियली एक वो जो हम बिल्डिंग्स के ऊपर देख रहे थे फूल गिराने के लिए बना होता है, ये वैसा बना हुआ है। तो ये लगता है कि वो मुकुट है ऊपर, और वहां से फिर गणपति जी की वो प्रोसेशन जा रहा है और हर गणपति की मूर्ति पर ये फूल गिरा रहे हैं। अच्छा, ये वो बना हुआ है। जैसे जैसे एक एक करके सारे, पहले लगा डबल मंजिल वाला है, वो नहीं है। अच्छा, तो वहां से फिर फूल गिराए जाए। अब अब समझ में आया। तो ये जो नीले कलर का ऊपर आपको हाथी दिख रहा है, और मैं एक बार वापस तस्वीर आएंगी तब बताऊंगा। फिलहाल तो लाल बाग चा राजा की तस्वीरें आप फिर से देख रहे हैं, ये आती हुई दिख रही है। क्या बात है, माला भी लगी, मालाएं भी लगी, तो मानना पड़ेगा। तो ये तस्वीर है, तो वो बेसिकली इंटरेस्टिंग वो बनाया हुआ है कि उसके नीचे से जैसे जैसे मूर्तियां जा रही हैं उन पर फूल गिराया जा रहा है। क्या बात है, अच्छा बना हुआ है। इसलिए फूलों की बरसात करने के लिए कुछ बेहतरीन आपके सामने आते दिख रहे हैं। आइए हम बात कर रहे थे रियल एस्टेट शेयरों की, और पिछला महीना रियल एस्टेट कंपनियों के लिए बिजनेस के लिहाज से कैसा रहा है, ये डिटेल्स आपको बता रहे हैं वरुण। तो अनिल जी, कुछ रिपोर्ट्स है जिसमें एक नुहामा की रिपोर्ट है, और बेसिकली ये डेटा वहाँ से है कि किस तरह का अगस्त में ओवरऑल डिमांड रही है, खासकर टॉप 7 सिटीज़ में, जिसमें कि चेन्नई, मुंबई, बेंगलोर, पुणे, ये सब आते हैं। और वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो साल दर साल जो मांग है उसमें करीब 20% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली, और महीने दर महीने अगर आप देखेंगे तो 8% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वहाँ पे देखने मिली है। इनफैक्ट जनवरी से अब तक अगर आप देखेंगे तो मांग में 24% की बढ़ोतरी है। और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये हाईलाइट कर रही है रिपोर्ट कि जो सप्लाई है उसमें उतनी बढ़ोतरी नहीं हुई है। सप्लाई में अगर आप देखेंगे तो केवल 13% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। तो एक सप्लाई डिमांड का जो मिसमैच है वो अब दिखना शुरू हो चुका है। अगस्त में अगर आप देखेंगे तो नए लॉन्चेस में केवल 2% के आसपास की बढ़ोतरी है, साल दर साल करीब 13% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। सबसे अच्छा प्रदर्शन बेंगलुरु का रहा है, जहां पे मांग में करीब 55% के आसपास की बढ़ोतरी साल दर साल, महीने दर महीने 53%, और वहाँ पे न्यू लॉन्चेस भी अच्छे खासे बड़े हैं। एनसीआर, कोलकाता और मुंबई जो रीजन है वहाँ पे मांग जो है महीने दर महीने वहाँ पे थोड़ी गिरावट देखने मिली है। अब जैसे कि मैं कह रहा था कि जो डिमांड सप्लाई मिसमैच जो है वो अब देखने मिल रहा है, और इसके वजह से जो इन्वेंट्री लेवल्स है रियल एस्टेट सेक्टर में वो कम होते जा रहे हैं। अगस्त में जो अनसोल्ड इन्वेंट्री थी उसमें करीब करीब 4% के आसपास की गिरावट देखने मिली है। पहले ये अनसोल्ड इन्वेंट्री जो थी वो 22 महीने के आसपास की थी, अब ये अनसोल्ड इन्वेंट्री जो है वो कम होकर करीब 17 महीने के आसपास की हो चुकी है, और इसके चलते प्राइजेस भी बढ़े हैं। करीब 5 से 28% के आसपास के प्राइस हाइक जो है वो अगस्त के महीने में देखने मिले, खासकर बेंगलुरु और एनसीआर में जो है सबसे ज़्यादा प्राइस हाइक देखने मिले हैं, फॉलोड बाय पुणे, हैदराबाद एंड चेन्नई। तो इस सेक्टर पे नज़र रखिएगा, इन्वेंट्री कम होते जा रही है, सप्लाई कम हो रही है, डिमांड बढ़ते जा रही है, तो शायद आपको यहाँ से और थोड़ा बहुत अपवर्ड मूवमेंट जो है प्राइस में देखने मिलेगा। वो तो वक्त बताएगा, लेकिन अगस्त का महीना कम से कम अच्छा रहा है और इन्वेंट्री कम हो रही है, याद रखिएगा इस बात को। क्या बात है, गजब। तो ये एक्शन बड़ा होता दिख रहा है, जहाँ पर
साफ तौर पर आप ये बता रहे हैं कि डिमांड बढ़ रही है, इन्वेंट्री कम हो रही है, प्राइसेस मजबूत हो रही है। रियल एस्टेट सेक्टर पर राय लेते हैं एक बार जैन साहब से। जैन साहब बताएं। बिल्कुल, देखिए रियल एस्टेट सेक्टर तो इनफैक्ट जब से बॉम्बे में जो स्टैम्प ड्यूटी वाली न्यूज आई थी और उसके बाद से एक तरीके से बॉटमिंग आउट हुआ, और हर शहर में वो तेजी फैल गई है। आप सारे एसेट क्लासेस की रीप्राइसिंग भी हुई है, वो भी एक रीजन है। और रियल एस्टेट में बढ़ने का रीजन होता है कि कई बार जब आपके बिल्डिंग मटेरियल्स की प्राइस भी बढ़ती है, वो भी एक रीजन होता है। पुराने इन्वेंट्रीज में वो कॉस्ट बढ़ जाता है, तो इसलिए धीरे धीरे मतलब डिमांड भी बढ़ती है। सो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि होम लोन्स की रेट्स नीचे आएंगी तो और बढ़िया होगा, बट एससीबी रेट्स पे अगर और काम हो रहा है, और प्लस क्योंकि रियल एस्टेट में आगे लोगों को तेजी दिखती है, ये बात सही है। मैं अगर जयपुर की बात करूं, बैंगलोर, बॉम्बे, ये सब जगह माहौल अच्छा बना हुआ है। सो ओवरऑल जिन्होंने रियल एस्टेट स्टॉक्स में निवेश किया हुआ है तो बहुत कॉशियसली करें। मैं क्योंकि मैं रियल एस्टेट स्टॉक्स के बारे में बहुत ज्यादा बुलिश नहीं रहता हूं। मैं चुन के, अगर बैंगलोर की बात करें तो मुझे शोभा रियल्टी और प्रेस्टीज अच्छे लगते हैं। अगर आप बॉम्बे की बात करें तो ओबेरॉय रियल्टी और इवन एक दो कंपनियां अच्छी लगती है। महिंद्रा लाइफ स्पेसेस अच्छी लगती है। डीएलएफ अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हमारे पैनल में भी और आपसे सबने राय दी है, डीएलएफ ने अच्छा परफॉर्म भी किया है। सो ओवरऑल रियल एस्टेट स्टॉक्स में एक चीज को साथ में लेके चले कि लिवरेज बैलेंस शीट्स होती हैं तो थोड़ा कॉशियस भी रहना पड़ता है। मार्केट्स करेक्ट करते हैं तो लिवरेज वाले बैलेंस शीट्स वाले करेक्ट भी करते हैं। सो बहुत ज्यादा बुलिशली मैं वो नहीं करता, बट मुझे सामने रियल एस्टेट के साथ सरोगेट प्ले के लिए मैं हमेशा बिल्डिंग मटेरियल्स वाले स्टॉक्स को रेकमेंड करता हूं। और इस बार मुझे ऐसा लगता है कि सीमेंट स्टॉक्स अंडर प्ले कर रहे हैं पूरी तेजी में, और वहां पे डाउनसाइड भी लगती नहीं है मुझे बहुत ज्यादा। तो इवन एसीसी अंबुजा बढ़िया लेवल्स पे है, या फिर आपके जेके लक्ष्मी सीमेंट है, एनसीएल इंडस्ट्रीज है, डेक्कन सीमेंट है, स्टार सीमेंट इनफैक्ट चला पिछले कुछ दिनों में, वो सारे स्टॉक्स पे ध्यान दे सकते हैं। यहाँ पे इंफ्रा का फ्लेवर भी मिल जाता है, रियल एस्टेट का भी फ्लेवर मिलता है। तो आई फील कि रियल एस्टेट स्टॉक से ज्यादा रियल एस्टेट एंसिलरीज पे काम करना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। और साथ में एचएफसीज के ऊपर। तो ये है आपके लिए रियल एस्टेट और उससे जुड़े सेक्टर्स जहां पर आपको रखनी है नज़र, और रियल एस्टेट पैक वैसे भी आपको अच्छे एक्शन में दिखाए, ये आप रखें अपने रेडार पर। आईटीसी आज इसमें थोड़ी कमजोरी आ रही है, एक्सपायरी रिलेटेड थोड़ा दबाव बन रहा है। एक बार हिमांशु जी से चार्ट चेक लिया जाए। हिमांशु जी, क्या करना है आईटीसी में? 440 के लेवल पर है इस समय, सपोर्ट दिखता है यहाँ पर, एक्सपायरी रिलेटेड प्रेशर है या फिर कुछ और है? मल्टीपल टाइम स्टॉक ने 440 450 पर इनफैक्ट मैं कहूंगा कि होल्ड करने की कोशिश की है, लेकिन जिस तरह से रिपीटेड हायर लेवल से सप्लाई देखने को मिल रही है और बार बार स्टॉक 455 460 के हर्डल क्रॉस नहीं कर पा रहा, मुझे लगता है कि ये थोड़ा जो वीकनेस है ये एक्सटेंड हो सकती है। और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो सपोर्ट अभी तक 440 का जोन स्टॉक के लिए काम करता हुआ नजर आ रहा था, ये शायद वीकन होता हुआ नजर आ रहा है, और पॉसिबली ये स्टॉक 425 430 की तरफ आने वाले दिनों में स्लिप हो सकता है। थोड़ा प्रेशर बन रहा है जहां तक आईटीसी का सवाल है। देखते हैं यहां से कैसी मूव आएगी। आइए श्रीकांत जी की तरफ से एक कॉल आ रही है, बिगुल बीटीएस डबल टी। श्रीकांत जी बताएं सर। यस दिबांशु, देखिए जैसे हम अभी रियल एस्टेट के स्टॉक्स के ऊपर और सेक्टर के ऊपर बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि यहाँ पे हुडको ये कंपनी है जो एक काफी एबनॉर्मल वॉल्यूम्स के साथ प्राइस रिट्रेसमेंट्स करते जा रहा है। कई दिनों के कंसोलिडेशन के बाद इसमें भी हमने एक अच्छा ब्रेकआउट देखा था और बड़े वॉल्यूम्स हुए थे। अगर इसके ऑल टाइम हाईएस्ट लेवल्स को देखें तो वो 100 के करीब के थे, और इस बार ऐसे हुआ है कि जितने भी पीएसयूज थे उन सभी ने अपने प्रीवियस हाइज को क्रॉस किया है। यहाँ पे हमें लगता है कि काफी हाई चांसेस है कि ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाइज को क्रॉस कर सकता है, जो 100 रुपए के करीब के है। करंट लेवल से मुझे लगता है कि 86 87 के करीब इसे लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा हमें 84 रुपीज का। टारगेट्स नजर आते हैं 100 रुपए। वो स्टॉक जहां पर एक्शन दिख सकता है आपको भरपूर तेजी की तरफ, ये है रडार पर आपके श्रीकांत जी के लिए। आइए बढ़ते आगे और हिमांशु जी की भी राय जानी जाए। हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी बताएं सर। अनिल जी, बिरला सॉफ्ट में बिकवाली करके चलना है। यहाँ पर 4-5 दिनों का कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन आता हुआ नजर आ रहा है।
तो अक्टूबर फ्यूचर 478 रुपए के आसपास ट्रेड करता है। करंट लेवल्स पे शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है, कोई 1-2 रुपए का उछाल मिलता है तो पोजीशन को ऐड करें 485 के स्टॉप लॉस के साथ। मुझे लगता है कि ये 465 460 रुपए तक की डिक्लाइन दिखाते हुए नजर आ सकता है। मिड कैप आईटी में अक्रॉस द बोर्ड प्रेशर है। बिरला सॉफ्ट में मुझे लगता है कि जिस तरह से सपोर्ट हटते हुए नजर आई है, सपोर्ट टूटती हुई नजर आई है, स्टॉक में 3-4% तक की गिरावट बढ़ते हुए नजर आ सकती है। के तो बिरला सॉफ्ट में करें बिकवाली आज आईटी शेयरों से ही बनता हुआ दबाव, और ये मिड कैप आईटी शेयर रह सकता है कमजोर। स्टॉप लॉस 485 का लगाकर आपको बनानी है। शॉर्ट पोजीशन 465 पहला टारगेट होगा, 460 दूसरा टारगेट होगा। यहाँ बनानी है आपको मंदी की पोजीशन, लेकिन सिर्फ मंदी की पोजीशन, तेजी की पोजीशन बनाने के लिए हमारे पास ऑप्शन बहुत है, और ख़ास तौर से एफआईज ब्रोकरेजेस के पास भी। LNT ये है वो स्टॉक जहां पर ब्रोकरेजेस का भरोसा काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। क्यों, क्या है ऐसी वजह? LNT पर क्यों भरोसा बढ़ रहा है और क्या आ रहे हैं अब नए और बड़े टारगेट? अरमान हमें बताएंगे। अरमान। जी सर, बिल्कुल। कई सारे आप देखें ब्रोकरेजेस की कई सारी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स आती हुई दिखी है। अब पहले क्या क्या रीज़न है वो समझ लेते हैं। कंपनी की जो मौजूदा ऑर्डर बुक है वो एक तो रिकॉर्ड स्तर पर है, जिसपे अगर आप देखें 30 जून 2023 को अगर आप बात करें, उनकी रिकॉर्ड जो ऑर्डर बुक थी वो लगभग 4.1 लाख करोड़ की जो है ऑर्डर बुक थी। और आपको ध्यान होगा हमने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में वहाँ पर ये भी अपडेट आया था, फिर उसके बाद अपडेट ये भी आता हुआ दिखा कि लगभग 33,000 करोड़ का सिंगल लार्जेस्ट उनको इंटरनेशनल ऑर्डर जो है वो भी मिलता हुआ दिखा था। और अगर आप ऑर्डर बुक इनका पाइपलाइन देखेंगे तो 10 लाख करोड़ की जो है इनकी ऑर्डर बुक पाइपलाइन भी है। इसी के साथ साथ जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन है और ऑर्डर्स का जिस तरह से एग्जीक्यूशन में जिस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है, उसका भी कंपनी को अच्छा खासा जो है फायदा मिल रहा है। और अगर आप पिछले 1 साल की बात करें तो एफआईज यहाँ पर लगातार जो है हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। उनकी हिस्सेदारी 21% से बढ़ाकर ऑलरेडी 25% के आसपास हो गई है। और ऑर्डर बुक तो जैसा कि मैंने कहा लगातार बढ़ रही है। 31 मार्च 2022 की बात करें 3.5 लाख करोड़ थी, जो बढ़ के 1 साल में लगभग 4 के आसपास हो गई और अब 4.1, और उसके बाद जो है ये नया इंटरनेशनल ऑर्डर जो है वो आता हुआ दिखा है। अब अगर आप ब्रोकरेजेस की बात करें तो अगर आप इसी महीने की अगर आप बात करें तो 5 फॉरेन और 3 भारतीय ब्रोकरेज ने एलएनटी पर जो है वो काफ़ी बुलिश होते हुए दिखे हैं, जिसमें सबसे पहले यूबीएस की बात करें वो 3,600 का टारगेट दे रहे हैं, बर्नस्टीन 3,270 का, सीएलएसए 3,240 का, सीटी की बात करें वो भी 3,175 का जो है वो टारगेट दे रहे हैं। और इस हिसाब से अगर आप ओवरऑल इनका शेयर का रिटर्न देखें तो वो भी काफ़ी बढ़िया है। एक हफ्ते में लगभग 4%, एक महीने में 12%, 3 महीने में अगर आप देखें 23%, अगर वाईटीडी रिटर्न आप देखेंगे तो 47%, और 1 साल का अगर आप देखेंगे तो 64%। तो एक आइडियल रिटर्न जो है हर किसी भी स्तर पर अगर किसी ने खरीदा है तो उसको अच्छा खासा रिटर्न आता हुआ दिखा है। रेगुलर ऑर्डर इनफ्लो और इस सब के चलते सारे ब्रोकरेज हाउस भी अच्छे खासे बुलिश हो रहे हैं इस पर। ओके, तो ब्रोकरेज हाउस है बेहद बुलिश एलएनटी पर और मजबूत एक्शन एलएनटी में देखने को मिल रहा है। जैन साहब, वैसे तो आपके रडार के बाहर के स्टॉक है, लेकिन आप दिग्गज शेयरों पर भी बड़ी पैनी नजर और राय रखते हैं। एलएनटी अनिल जी, ऐसा नहीं है, रडार के बाहर तो नहीं है। इनको देख के फिर हम छोटे वाले शेयर्स में एक्शन लेते हैं, तो एफएनओ वाले स्टॉक्स में पैनी नजर रखते हैं, बड़े स्टॉक्स में रखना पड़ता है, क्योंकि देखिए इनसे हमें मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप्स में क्लू मिलता है। बट यस, एलएनटी के लिए सारी न्यूज बहुत बढ़िया है, और इनफैक्ट इंफ्रा के ऊपर जो पुश है उसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी, और आज इतने बड़े बड़े टारगेट्स आए हैं, बायबैक वाली न्यूज भी थी, एंड ऑर्डर बुक इतनी बड़ी एंड एग्जीक्यूशन स्ट्रेंथ जो एलएनटी के पास है, शायद इंडिया में और कोई दूसरी इंफ्रा कंपनी के पास नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। बट यस, दे आर द इट्स द फाइनेस्ट कंपनी इन द पैक, एंड आई थिंक जिन्होंने होल्ड कर रखा है, मेरे को ऐसे कई लोग मिलते हैं, कई फ्रेंड्स, क्लाइंट्स, रिलेटिव जो कि सालों से होल्ड कर रखे और बेचने की भी नहीं सोचते, और ये वैसे ही स्टॉक्स है। दे आर बाय एंड फॉरगेट स्टोरीज टू प्ले ऑन द इंडिया स्टोरी। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल नीचे आने पे खरीदने की भी कोशिश करें। मार्केट्स थोड़े करेक्शन मोड पे, तो हो सकता है कि नीचे हमें मिलेगा, और बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाए। जिन्होंने लिया हुआ वो होल्ड करके रखें, होल्ड करें, बिल्कुल भी चिंता न करें। बढ़िया स्टॉक है, क्वालिटी स्टॉक है, और यहाँ से भी एक्शन आपको भरपूर तेजी की तरफ बनता हुआ दिख सकता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये राय आपके लिए जैन साहब की तरफ से आती है। आइए सुमित जी के लिए है बिगुल, सुमित का सुपरहिट। सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, एक सेल साइड का स्टॉक अभी रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 211 रुपए 50 पैसे, 212 रुपए, 211.50, 212 अभी इसका भाव है। स्टॉक का नाम है ABFRL, आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड। ABFRL के अंदर ब्रेकडाउन है
पिछले 15 दिनों से स्टॉक ऊपरी लेवल से दबाव दिखा रहा है, उसके बाद थोड़ा सा 3-4 दिनों के लिए कंसोलिडेट किया और वापस से सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है, जिसके अंदर रिसेंट के लो ब्रेक कर चुका है। एबीएफआरएल लग रहा है कि यहाँ से और गिरावट दिखाएगा। यहाँ पे सीएमबी पे बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। जिन्होंने सेल किया वो लोग अभी होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक का जो ऊपर में रेजिस्टेंस है 217-218 के पास है, तो 218 के स्टॉप लॉस से एबीएफआरएल में बिकवाली करें। नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकता है 205 इसका पहला टारगेट होगा, 201 इसका टारगेट होगा। तो 2-3 दिनों के लिए एबीएफआरएल में बिकवाली करें 218 के स्टॉप लॉस से 205, 201 के टारगेट्स के लिए। ओके, आदित्य बिरला फैशन, ये है वो स्टॉक जहां पर बिकवाली करने की राय आपके लिए सुमित जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। एक के बाद एक शॉर्ट कॉल की बहार है आपके लिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं। बढ़ेंगे हम भी आगे और आपके सामने एक और इंटरेस्टिंग रिसर्च रखी जाए। लगातार बढ़ोतरी के बाद अब चीन में पीवीसी के कीमतों में आ रही है गिरावट। किन शेयरों पर पड़ सकता है इसका नेगेटिव असर, ये बता रहे हैं अरमान। चीन में अगर पीवीसी के दाम घटते हैं तो इंडियन कंपनीज कौन सी ऐसे जिन्हें होता है नुकसान, अरमान बताएं। जी सर, बिल्कुल। जैसे कि हम हर बार केमिकल का पूरा अपडेट दे रहे हैं, जिस तरीके से बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने आपको ये भी बताया था कि केमिकल के दाम जिस तरीके से तेजी से बढ़ रहे हैं। अब हो क्या रहा है, सबसे पहले स्पेसिफिकली पीवीसी की अगर आप बात करें तो अगर आप देखें पिछले अगर आप 15 से 20 दिन की बात करें तो पीवीसी के भाव जो इस ऊपरी स्तर पर जा चुके थे वहां से ऑलरेडी 6% के आसपास नीचे आते हुए दिखे हैं। जो 30 जून से लगातार रैली आपको दिख रही थी, हर 15 दिन में आपको लगभग 5% के आसपास आपको भाव अच्छे खासे बढ़ते हुए दिख रहे थे, वहां से उस स्तर से अब यहां पर गिरावट आती हुई दिख रही है। और इंटरेस्टिंग ये भी है कि अगर आप पिछले 10 दिन से इन सभी केमिकल के हम देखेंगे, आप देखेंगे कॉस्टिंग सोडा हुआ या फिर सोडा ऐश हुआ, एसिटिक एसिड हुआ या एनिलाइन हुआ, इन सब के भाव अब बढ़ना बंद हो चुके हैं। 10 दिन से अगर आप देखें तो स्टेगनेंट पर आते हुए दिखे हैं। अब ये जो कंपनियां हैं जिसमें आप सबसे पहले पीवीसी की स्पेसिफिकली बात करें तो उसमें कैम्प्लास, सनमार और डीसीडब्ल्यू, यहां पर आपको फोकस रखना है, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर तेजी आती हुई दिखी थी, जिस तरीके से पीवीसी के भाव में तेजी आई थी, इन स्टॉक्स में भी अच्छी खासी तेजी आती हुई दिखी थी। कैम्प्लास, सनमार की स्पेसिफिकली बात करें तो स्पेशलिटी पेस्ट पीवीसी की ये देश की एक नंबर 1 जो है वो उत्पादक है, और एसपीवीसी की अगर आप बात करें तो वो देश की दूसरी सबसे बड़ी उत्पादक है। और डीसीडब्ल्यू की बात करें तो कंपनी की लगभग 35% की जो आय है वो पीवीसी से आती है। तो इन कंपनियों के लिए जिस तरीके से रैली आई थी, अब गिरावट में यहां पर थोड़ा क्वेश्चन रखने की आदत। ये है आपके लिए कैम्प्लास, सनमार और बाकी स्टॉक्स पर। तो आप कह रहे हैं दाम लगातार यहाँ पे गिर रहे हैं। बिल्कुल, अब पहले लगातार बढ़ रहे थे, पिछले 10-15 दिन से लगातार पीवीसी के दाम गिर रहे हैं और बाकी सारे केमिकल्स ने भी अब बढ़ना बंद कर दिया है। वापस से एक थोड़ा रिवर्सल होता है। जैन साहब, कोई राय इस पर? पीवीसी के दाम लगातार गिर रहे हैं, बाकी केमिकल्स में भी अभी पीक आउट सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। ऑडियो म्यूट है जैन साहब। वेरी सॉरी। देखिए, जिस तरीके से केमिकल्स के स्टॉक्स वैसे तो अंडर परफॉर्म कर रहे थे, लास्ट टाइम में डीसीडब्ल्यू की भी बात हमने की थी, और पीवीसी के प्राइसेस भले ही अभी एक बार गिरे हो, बट ओवरऑल जो अगर आपके क्रूड ऑयल बढ़ रहा है तो सर्टेनली इनमें वापस से बहुत ज्यादा गिरावट की मुझे नहीं लगता कि गुंजाइश रहेगी। सो ठीक है, टेम्पररी न्यूज है, मार्केट्स खराब रहते हैं तो नेगेटिव न्यूज पर रिएक्शन भी आता है, बट ओवरऑल मुझे नहीं लगता है कि केमिकल स्टॉक्स पे अननेसेसरली एग्जिट लेनी चाहिए, सो होल्ड करके रखना चाहिए। ये है आपके लिए कुछ केमिकल स्टॉक्स जहां पर रखने नजर। हालांकि इस समय डेज लो पर ट्रेड कर रहे हैं, प्रेशर इस पर बन रहा है कुछ ज्यादा नहीं, बट डीसीडब्ल्यू करीब 0.4% नीचे इस समय। आइए, जय ठक्कर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, करते हैं उनका स्वागत। कैश का ऑप्शन। गुड आफ्टरनून जय। सुबह जब बात कर रहे थे तो डेज हाई पर थे बाजार, अब डेज लो पर ट्रेड कर रहे हैं, एक्सपायरी से बस कुछ ही मिनट पहले। क्या करना है इस समय? हाय, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीप, एंड गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। बिल्कुल दीप, एक ज़बरदस्त रिवर्सल आज देखने मिला है, और इस रिवर्सल में जो हिसाब से आज वीकनेस है, डेफिनेटली यहाँ पे बॉटम फिशिंग नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे पुट ऑप्शन के साथ जाना चाहूँगा। सेंसेक्स का 65,400 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन 170 पर ट्रेड कर रहा है। ये कल ही की एक्सपायरी का है दीप। 65,400 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन 170 पर कल ही की एक्सपायरी का सेंसेक्स का पुट ऑप्शन खरीदना है। जो हिसाब से वीकनेस है, डेफिनेटली 65,500 के नीचे ये ट्रेड कर रहा है। सो प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छी है कि ये नीचे की तरफ हमें 65,200 100 तक के लेवल्स दिखाए, तो यहाँ से भी लगभग आपको 300
पॉइंट के आसपास की गिरावट यहाँ पे आते हुए देखने मिल सकती है। इसके टारगेट्स ऊपर में जो निकल कर आ रहे हैं, द फर्स्ट टारगेट ये वुड बी 275, 275 का पहला टारगेट रहेगा, 340 का दूसरा टारगेट रहेगा। सो 275, 340 ये दो टारगेट्स के लिए इसको खरीदे। यहाँ पे जो आपको स्टॉप लॉस रखना होगा दीपांशु, दैट कैन बी प्लेस्ड एट 82। सो 82 पर एक स्टॉप लॉस लगा कर सेंसेक्स का 65,400 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन 29 सितंबर के एक्सपायरी का खरीदे। वीकनेस तो है मार्केट में डेफिनेटली। एक इंटरेस्टिंग चीज़ यही देखने मिली है दीप, आज के सेंसेक्स, निफ्टी, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, ये सभी में ज़बरदस्त एक सेल ऑफ है। अपार्ट फ्रॉम बैंक निफ्टी डेफिनेटली आज आउट परफॉर्म कर रहा है, वहाँ पे कल के रोज ब्रेक नहीं हुए, अदरवाइज तो बाकी सब जगह पे एक हमें काफ़ी बड़ा कट देखने मिल रहा है। सो दैट इज़ अ सरप्राइजिंग। अगर इंडेक्स में रिवर्सल आता है तो बैंक निफ्टी ला सकता है, अदरवाइज तो ट्रेंड इज़ नेगेटिव। ट्रेंड तो नेगेटिव दिख रहा है। ये है जैकी राय इस समय बाजार पर, और गिरावट भी इस समय थोड़ी और बढ़ती हुई दिख रही है। काफ़ी ज़्यादा वीकनेस आ रही है सर इस समय। ओके, बिल्कुल तो कमजोरी का माहौल है सेंसेक्स का। कल की एक्सपायरी का ऑप्शन आपको खरीदना। आइए कहाँ नजर है हिमांशु जी की, जान लेते हैं बिगुल के बाद। हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। ये क्लियर ट्रिपल टॉप बनता हुआ नजर आया है जेएसडब्ल्यू स्टील के चार्ट पर, और यहाँ पर मुझे लगता है कि शॉर्ट ट्रेड को कैरी किया जा सकता है। जिस तरह से आज का क्लोजिंग है वो वीकर नोट पर है और सुबह गैप डाउन की पॉसिबिलिटीज है। तो 773 774 रुपए के आसपास के लेवल्स हैं। फ्यूचर्स में शॉर्ट करके चलने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस के तौर पर एक छोटा स्टॉप लॉस लगाएंगे 778 779, यानी 5-6 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। और मुझे लगता है कल तक के लिए यहाँ पर 755 750 रुपए तक के टारगेट्स जेएसडब्ल्यू स्टील में देखने को मिल सकते हैं। तो शॉर्ट करके चलने की सलाह है जेएसडब्ल्यू स्टील के फ्यूचर्स। ओके, जेएसडब्ल्यू स्टील शॉर्ट करके चलें, ये है आपके लिए राय। थोड़े कैश स्टॉक्स पर फोकस करते हैं, क्योंकि वायदा कारोबार में तो हम देख रहे हैं एक्सपायरी से पहले बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आ रही है। नाइका, ये एक इंटरेस्टिंग चार्ट है। मेहुल जी जरा नाइका का चार्ट देखें, 5% ऊपर इस समय स्पाइक आ रहा है और अच्छा वाला स्पाइक आ रहा है। जरा राय दें सर इस चार्ट पर अपनी। दीपांशु जी देखिए, बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट आया है। इनफैक्ट ये ब्रेकआउट की वजह से आज ये पहली बार काफी समय के बाद इनफैक्ट 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होगा। ये जब हुआ था बहुत ही पहले हुआ था, और ये काफी समय के बाद इसके ऊपर क्लोज हो रहा है। तो एक फ्रेश बाइंग दिखाई दे रही है, रिवर्सल दिखाई दे रहा है, लॉन्ग टर्म रिवर्सल। यहाँ पर मैं टारगेट्स अगर निकालूं तो कम से कम 165 180 तक के टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल 140 के स्टॉप लॉस से फ्रेश बाइंग भी की जा सकती है, और अगर कोई ऊपर के लेवल पर बाई करके रखा है तो होल्ड भी किया जा सकता है। 165 से 180 तक के टारगेट्स अपसाइड में आ सकते हैं नाइका में। 165 से 180 तक के टारगेट नाइका में रखिए नजर, बट बढ़िया मूव आपको नाइका में आती हुई दिख रही है। इस बीच 19,500 के नीचे आपके लिए निफ्टी जाते हुए दिख रहा है। तो काफ़ी शॉर्ट फॉल आ रहा है, और आप देख रहे हैं सितंबर में आई थिंक पहली बार है अनिल जी जब हम देख रहे हैं कि 19,500 के नीचे आए। 1 तारीख को हमने शुरू किया था, 31 तारीख को डेज लो पर आप बंद हुए थे 250, उसके बाद 1 तारीख को आप 19,435 450 तक का हाई बनाया था। 4 सितंबर को आप 19,500 के ऊपर गए थे, और उसके बाद आप गिरे नहीं 19,500 के नीचे। तो ऑलमोस्ट पूरे महीने के लोएस्ट लेवल पर आ रहे हैं। बिल्कुल सर, सेम सिचुएशन है। हालांकि एक अच्छी बात है कि इस चीज में हम वहां से ऊपर भी आए, 20,200 जाने के बाद 19,500 वापस आए, लेकिन सीरीज के लोएस्ट लेवल के आसपास आ रहे हैं हम वापस। 19,400 19,500 सीरीज का लो लेवल है, ऑलमोस्ट है। पॉइंट से पॉइंट गिरने का कोई मतलब नहीं है। कोई क्रिकेट की सेंचुरी तो है नहीं कि 99 पे नहीं बनेगी, 100 पे ही बनेगी। करेक्ट, 19,400 500 मतलब बेसिकली हम सीरीज के निचले स्तरों के आसपास जाकर बंद होते दिख रहे हैं। और 2 अहम लेवल अभी अभी बाजार में जो रहे हैं उसके नीचे आए हैं। 19,500 के नीचे निफ्टी आया है, और 44,300 के नीचे बैंक निफ्टी आता हुआ दिखा है। तो दबाव साफ है। हालांकि एक इंटरेस्टिंग चीज़ और अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊं दीप की, डाउ फ्यूचर्स में रिकवरी आई है। जो 75-80 पॉइंट नीचे थे अब 25 पॉइंट नीचे रहे हैं। तो डाउ फ्यूचर्स हल्के से रिकवर हुए हैं, लेकिन हमारे बाजारों में एक्सपायरी का दबाव बरकरार है। बिल्कुल सर, इनफैक्ट एक्सपायरी का दबाव अब ज़्यादा आपको बनते हुए दिख रहा है। तो ऑलमोस्ट सीरीज के लोएस्ट पॉइंट पर आप आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जब लास्ट टाइम इन लेवल्स के आसपास थे तब आप रोज ऊपर जा रहे थे। अगस्त सीरीज की गिरावट के बाद आप रिकवर कर रहे थे, तो लगभग पूरा आपने गेंस गिव अप कर दिया है इस सीरीज का इस समय निफ्टी पर, और इसलिए आपको प्रेशर भी बनते हुए दिख रहा है। कुछ दिग्गज नेम्स में भी आपको ज़्यादा प्रेशर आते हुए दिख रहा है। टेक महिंद्रा की बात कर ली, एशियन पेंट्स में दबाव आया हुआ है,
कोटक बैंक, इसके लिए भी ये सीरीज कुछ ज़्यादा खास नहीं रही है, 2% नीचे ये काउंटर भी इस समय दिख रहा है। एक बार हिमांशु जी कोटक बैंक भी देखें, लेवल्स क्या निकल कर आ रहे हैं 1730 के लेवल पर इस समय सर? देखिए लगातार बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है कोटक बैंक। इवन जब बैंक्स परफॉर्म भी कर रहे थे, बैंक निफ्टी हाइट्स बना रही थी, तब भी ये स्टॉक नहीं चल रहा था और इवेंचुअली एक बड़ी ब्रॉडर रेंज के अंदर रहते हुए भी यहाँ पर लोअर हाइज लोअर लोज बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है 1750 का लेवल अब क्योंकि टूट चुका है डिसाइसिवली, पॉसिबिलिटीज की है कि 1700 और 1680 की तरफ ये आने वाले कुछ दिनों में ड्रैग होता हुआ नजर आ सकता है। जब तक स्टॉक वापस से 1770 1775 के ऊपर नहीं जाता, मुझे लगता है सेल ऑन राइज यहाँ पर स्ट्रेटजी बनती हुई नजर आएगी और स्टॉक आने वाले दिनों में 1700 और उसके नीचे जाने के लिए मुझे लगता है कि शायद तैयार है। ओके, तो ये है कोटक बैंक 1700 के आसपास 30 रुपए की जगह और आपको नीचे की तरफ मिल सकती है। आइए बिल्कुल कुणाल जी के लिए चार्ट कॉर्नर का। कुणाल जी बताएं सर। अनिल जी, बिकवाली करनी है और बेचना है आईसीआईसीआई प्रू लाइफ। इसमें एक पैटर्न बन रहा है जिसको हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न कहते हैं और ये लॉपसाइडेड हेड एंड शोल्डर है, यानी कि एक तरफ ज़्यादा झुका हुआ है। ब्रेकडाउन आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है और मुझे लगता है कि इसमें आपको एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। पैटर्न का टारगेट इसको 740 रुपए के लेवल्स दिखा रहा है, तो मुझे लगता है कि वहां तक भी स्टॉक फिसल सकता है। इन लेवल्स पर शॉर्ट करके चले। 575 575 पर स्टॉप लॉस रखकर शॉर्ट करें। पहला टारगेट होगा 555 रुपए का 555, इवेंचुअल टारगेट 544। तो 544 रुपए के टारगेट के लिए शॉर्ट करना है आईसीआईसीआई प्रू लाइफ के फ्यूचर्स। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई आईसीआईसीआई प्रू पर 575 के स्टॉप लॉस के साथ 555 544 है। इसमें जो हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, जिसमें कुणाल जी बता रहे हैं कि एक तरफ का शोल्डर लॉप साइडेड है। सुमित जी से मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि सुमित जी से इसलिए जानना चाहता हूँ, सुमित जी की इस काम में बड़ी विशेषज्ञता है, एक्सपर्टाइज है, वो माहिर हैं, क्योंकि एक बार उन्होंने बताया भी था ऐसा करके झुकेगा नहीं। झुकेगा नहीं। हाँ। यस। तो ये लॉप साइडेड, क्या वो पुष्पा की तरह ही है ऐसा लॉप साइडेड ये वाला? सुमित जी जरा बताएं कैसा है ये जो चार्ट बता रहे हैं, क्या इसका नाम पुष्पा चार्ट रखा जा सकता है? नहीं जी, पुष्पा चार्ट तो नहीं रखना चाहिए। पुष्पा तो मूवी का नाम ही अच्छा है। नहीं, ये बोल रहे हेड एंड शोल्डर का एक शोल्डर झुका हुआ है, इसका क्या मतलब है? अरे जी, जब ये पैटर्न बनता है हाँ। तो नहीं वो हमारे पैटर्न में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारा इंटरेस्ट, कुणाल जी इसका क्या मतलब है? एक तरफ का चार्ट, एक तरफ का कंधा झुका हुआ, इससे क्या कहना चाहते हैं आप? अनिल जी देखिए, जिस तरह अनिल जी अलग अलग वेरिएशंस होते हैं, वैसे ही पैटर्न की भी अनिल जी कई सारे किस्में होती हैं। तो ये एक किस्म का पैटर्न है, यानी कि हेड एंड शोल्डर की भी वैरायटीज हैं और उसकी एक किस्म है जिसमें कि पैटर्न थोड़ा सा विकृत होता है, एक तरफ से ज़्यादा झुका होता है, वो काफ़ी असरदार होता है अनिल जी। तो वही बनता हुआ दिख रहा है, इसीलिए मैंने विशेष रूप से उसको मेंशन किया। पता चला पुष्पा सुपर हिट क्यों हुई। ये पैटर्न काफी असरदार था। फिल्म भी इसी चक्कर में सुपर हिट हो गई आपकी। बढ़िया, कम से कम एक ही झुका हुआ है कंधा, दोनों झुके हुए तो ऐसा लगे आदमी लटका हुआ है, बिल्कुल ढीला ढाला सा है। तो चलिए, राय है आईसीआईसीआई प्रू पर बिकवाली करने की कुणाल जी की तरफ से, हेड एंड शोल्डर का लॉप साइडेड झुका हुआ पैटर्न। वैसे इस समय तो निफ्टी वैसे ही दिखा रहा है, लॉप साइडेड पैटर्न ही है, दोनों तरफ से ही दबाव आ रहा है। आखिरी मिनटों में कुछ रिकवरी आई है, हल्की सी 35 पॉइंट अभी बात करते थैंक्स टू डाउ, सिर्फ 8 पॉइंट नीचे बचा है। तो ये रिकवरी है जो आ रही है, कोई अपने हिसाब से मत देखिए। डाउ था 70 पॉइंट नीचे था अभी थोड़ी देर पहले, 10 मिनट पहले 70 पॉइंट का 7 पॉइंट नीचे रह गया, इसलिए हमारी भी थोड़ी रिकवरी आई है। 19,500 के नीचे जाने के बाद हल्के फुल्के हम रिकवर होते हुए दिखे। सुमित जी के पास चलते हैं, सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दिवांशु, सेल कॉल ही रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 1220 रुपए, 1222 रुपए, 1220 1222 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस के अंदर ब्रेकडाउन है, रिसेंट का स्विंग लो अगस्त मंथ का ब्रेक हुआ है। मुथूट फाइनेंस जिस तरह का स्ट्रक्चर बना रहा है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा और दबाव दिखाएगा, तो जिन्होंने सेल किया वो लोग अभी होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेश बिकवाली भी की जा सकती है, क्योंकि स्टॉक में आज एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ कैंडल फॉर्म हुआ है, जिसमें रिसेंट के स्विंग लो ब्रेक हुए हैं। 1240 1242 ये स्टॉक का ऊपर में रेजिस्टेंस है, तो 1240 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के मुथूट फाइनेंस में यहाँ पे बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 1200 रुपए का इसका पहला टारगेट होगा, 1190 का इसका दूसरा टारगेट होगा।
2-3 दिनों का व्यू लेके मुथूट फाइनेंस में बिकवाली करें, 1240 का स्टॉप लॉस लगा के 1200-1190 के टारगेट्स के लिए। 1200 और 1190 के टारगेट्स के लिए बिकवाली करिए, ये है आपके लिए मुथूट फाइनेंस राय आ रही है। सुमित जी की तरफ से वीकनेस भी काउंटर में आपको दिखेगी। इन्फोसिस, इसकी चार्ट पर एक राय लेनी है श्रीकांत जी की तरफ से। श्रीकांत जी, आईटी वैसे भी कमजोर कर ही रहा है, थोड़ा बीच में रिबाउंड आता है, कल अच्छा दिन था, आज फिर से फिसल रहे हैं। इन्फोसिस क्या करना है सर, 1440 का लेवल? बिल्कुल, तो अगर इन्फोसिस के अगर एक शॉर्ट टर्म पैटर्न को देखा जाए तो यस, इसमें करेक्शन चल रहा है और इसने एक इंपॉर्टेंट लेवल को, यानी 1460 1450 के लेवल्स को इसने ब्रेक किया है। तो अगर यहाँ से करेक्शन जैसे मार्केट में बढ़ते जा रहा है, अगर इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी अगर करेक्शन बढ़ता है तो ये स्टॉक कम से कम वापस से एक बार 1370 से लेकर 1380 के लेवल्स तक जा सकता है। तो ओवरऑल अगर फॉर्मेशन को देखें तो मुझे लगता है कि अभी भी इसमें काफी सारा वीकनेस है और करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि इसमें अगर कोई लॉन्ग पोजीशन है तो इसे फाइनल स्टॉप लॉस 1430 का पकड़ के चलना चाहिए, जो आज के लोवेस्ट लेवल्स है। इन लेवल्स के नीचे इसमें और भी गिरावट बढ़ सकती है। ये है आपके लिए इन्फोसिस, इस पर रखिए नजर। कुछ मिड कैप आईटी में रोटेशन है, सोनाटा सॉफ्टवेयर 3% की स्पाइक दिखा रहा है, तो रखिए नजर, थोड़ा थोड़ा एक्शन इंटरेस्टिंग वाला हो रहा है। कैश काउंटर्स में आपको मूव दिख रही है और साइंट, जिस पर कल अनिल जी ने स्टॉक ऑफ द डे में राय भी दी थी, ये भी आपको अच्छी गेन के साथ ट्रेड करते हुए दिखेगा। बट आइए 3:20 लेते हैं अनिल जी की आज की फाइनल मार्केट स्ट्रेटेजी। ऑलमोस्ट सारी गेंस गिव अप करके क्लोज करने को तैयार है बाजार। 19,500 पर है निफ्टी अनिल जी, 44,325 पर है बैंक निफ्टी, 250 पॉइंट्स का कट। डाउ फ्यूचर्स आपका पॉजिटिव हो गया है 5 पॉइंट ऊपर, नैस्डैक फ्यूचर्स आपका सपाट है 8 पॉइंट नीचे इस समय। S&P फ्यूचर्स भी आपके लिए पॉजिटिव होते हुए दिख रहा है। तो अमेरिकी फ्यूचर्स हो गए पॉजिटिव, बट यूरोप में दबाव बना हुआ है, कच्चा तेल आपका एलिवेटेड लेवल्स पर है, रुपया आपका स्टेबल है, सीरीज एक्सपायरी की तरफ जा रही है। क्या करना है सर? दीप, वैसे तो सीरीज के लोएस्ट लेवल के आसपास आकर ही हम बंद होते देख रहे हैं, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे ऐसा लग रहा है अभी भी 19,500 होल्ड करेंगे। कर रहे हैं। तो आखिरी एक उम्मीद है कल के लिए, क्योंकि अब दोनों में आप देखा जाएगा तो ऐसे मार्केट में लॉन्ग पोजीशन बनाने की हिम्मत तो नहीं होगी, और शॉर्ट बनाने के लिए आप एकदम सपोर्ट लेवल के नज़दीक है तो थोड़ा इंतजार करें, बेहतर होगा नई पोजीशन कल ही बनाएं। लेकिन पता नहीं, मुझे ऐसा सेंस लग रहा है कि थोड़ा डाउ बेहतर कर सकता है आज फेड चेयरमैन का बयान भी है, और उनकी पिछली बार पॉलिसी के बाद से अमेरिकी बाजारों की धुलाई पिटाई और डर भी बना हुआ है, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा कि मेरे बोलने से डर गए अमेरिकी बाजार, तो अब मैं थोड़ा सा रिलीफ दे देता हूँ, ऐसा वो सोच सकते हैं। डाउ फ्यूचर्स हरे निशान में आने की कोशिश भी कर रहे हैं, आए भी हैं। सो आई थिंक मंदी करने का, अगर आप मुझे पूछेंगे अगर दोनों में से एक करना ही है तो मैं कॉल ऑप्शन लेकर जाना पसंद करूंगा बजाय इसके, और बाकी नई पोजीशन कल बना ले तो ज़्यादा बेहतर है। नीचे में 19,400 के आसपास सपोर्ट है, ऊपर 19,650 रुकावट है, सो बेहतर एक फ्रेश पोजीशन कल बना ले। बैंक निफ्टी 44,500 के नीचे बंद हो रहा है, थोड़ी सी हल्की सी नेगेटिव क्लोज बैंक निफ्टी की आ रही है जो कि नीचे की तरफ का दे रही है, तो फ्रेश पोजीशन बनाने की राय यहाँ पर नहीं है, कल नई पोजीशन कल ही बनाई जाए। नया दिन, नई सीरीज, नई पोजीशन कल ही बनाइए। फिलहाल आपको कुछ और करने की सलाह नहीं है अनिल जी की तरफ से। लोएस्ट पॉइंट ऑफ द डे के आसपास आप क्लोजिंग के लिए हैं तैयार। आइए श्रीकांत जी के लिए बिल्कुल BTS डबल टी। बताएं श्रीकांत जी। दीपक जी देखिए, वैसे अगर इस पर्टिकुलर मार्केट में अगर कुछ कॉन्ट्रा व्यू लेना है तो कुछ स्टॉक स्पेसिफिक अगर एक्टिविटी को अगर हम लोग ट्रैक करते हैं तो मुझे लगता है वहां पे एजिस लॉजिस्टिक जो 330-332 के करीब ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे लगता है कि मोमेंटम काफी सुधर चुका है। मल्टीपल सपोर्ट्स लेने के बाद इसमें एक रिवर्सल पैटर्न बना है और ये रेंज बाउंड रहा है वैसे स्टॉक, तो मोस्ट ऑफ द टाइम 330 के लेवल्स को क्रॉस करने के बाद 400 के लेवल्स के करीब ये गया है। तो करंट लेवल से एजिस लॉजिस्टिक को लॉन्ग करें, 330-332 में स्टॉप लॉस रखें 320 रुपए का। टारगेट्स नजर आते हैं 355 और 370 रुपए। लॉजिस्टिक्स स्पेस से आपके लिए कॉल आते हुए दिख रहा है श्रीकांत जी का। एजिस लॉजिस्टिक्स और डेज हाई पर इस समय 333 के लेवल के इर्द गिर्द यहाँ पर कारोबार हो रहा है, इस पर अपनी फोकस बना। सेक्टर जबरदस्त है दीप, ये सेक्टर बहुत बढ़िया करेगा, इसमें मान के चले। आज TVS सप्लाई चेन भी जो सेठी साहब ने कल रिकमेंड किया, आज देखिए स्टॉक ये भी 3-4% ऊपर, 3% ऊपर है आज भी TVS सप्लाई। तो लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड स्टॉक्स बढ़िया एक्शन में आते दिख रहे, खरीदारी बढ़िया हो रही है। अब धीमे धीमे इसमें इंटरेस्ट आएगा फंड्स का, देखते रहिए आप। बिल्कुल। तो
तो ये है आपके लिए लॉजिस्टिक्स में एजिस लॉजिस्टिक्स। एमसीएक्स पर रखिएगा नजर, 8.5% ऊपर है, 2100 के लेवल पर क्लोजिंग के लिए जा रहा है। तो खबर का बड़ा इंपैक्ट इस काउंटर पर आपको आते हुए दिखा है। पावर ग्रिड, पावर स्टॉक्स भी आपको काफी एक्टिव रहे पिछली 2 सीरीज से, इस सीरीज में भी एक्शन थोड़ा दिखा। कुणाल जी, एक पावर ग्रिड पर राय देते हैं, 200 के ऊपर सीरीज की एक्सपायरी के लिए तैयार? देखिए, एक आउट परफॉर्मर है दीपांशु, स्टॉक लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है और जिस तरह का मोमेंटम बना है, मुझे लगता है कि आज इस कमजोर बाजार में भी एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। बड़ा शानदार वॉल्यूम एडिशन हो रहा है और एक्सपायरी प्रेशर्स यहाँ पर प्ले आउट होते हुए दिख रहे हैं। तो मेरी राय में जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहे, मुझे लगता है कल भी शायद तेजी बनी रहेगी। एक स्टॉप लॉस रखें 198 के आसपास, 198 के नीचे निकला तब इसमें एक ब्रेकडाउन होगा, अन्यथा फिलहाल मेरी होल्ड करने की राय। ओके, फिलहाल होल्ड करके चलिए। अच्छी सीरीज रही है जहां तक पावर ग्रिड का सवाल है। अब यहां पर भी आप क्लोजिंग एक्शन के लिए हो रहे हैं तैयार। एक और बाजार का फेवरेट काउंटर टाटा कम्युनिकेशंस, यहां पर भी हमने अच्छा एक्शन देखा है। मेहुल जी, एक बार टाटा कॉम का चार्ट देख लें, ये भी थोड़ा पॉजिटिव क्लोज के लिए जा रहा है इस समय 1900 के पास। सर दीपांशु ने टाटा कम्युनिकेशन पूछा आपने? टाटा कम्युनिकेशंस 1894 पर इस समय। जी हाँ, देखिए पॉजिटिव क्लोज हो रहा है दीपांशु जी, लेकिन काफी साइडवेज हो चुका है काउंटर पिछले एक आध महीने से, बिकॉज हमने तेजी जो देखी थी, बहुत बड़ी तेजी आई थी, तकरीबन 1200-1300 के लेवल से वन साइड ये काउंटर चला है। तो यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, सपोर्ट के पास है, फिलहाल वेट एंड वॉच करना चाहिए। 1850 का सपोर्ट है, ये अगर ब्रेक होता है तो फिर थोड़ा सा प्रेशर इस काउंटर में भी आ सकता है। अपसाइड अगर यहाँ पर आता है तो अपसाइड में भी कोई ज्यादा अपसाइड दिखाई नहीं दे रहा फिलहाल, बिकॉज अपसाइड एक हर्डल है ऑल टाइम हाई के करीब 1950 का जो लेवल है, तो उसी के बीच में ये ट्रेड कर रहा है। तो जब भी आइदर एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आता, तब तक कोई ट्रेड इस काउंटर में नहीं बन के आता। ओके, ये है आपके लिए टाटा कम्युनिकेशंस। देखते हैं सीरीज में आपको अच्छे एक्शन के बाद अब एक्सपायरी के लिए ये हो रहा है तैयार। बर्जर पेंट्स में आज बड़ा ब्रेकडाउन आया है, 5-5.5% नीचे। जब से इसका स्टॉक स्प्लिट हुआ है तब से हम देख रहे हैं इस स्टॉक पर लगातार दबाव ही बनते हुए दिख रहा है। सुमित जी, बर्जर पेंट्स जरा देखें, आई थिंक जब से इनका एडजस्टमेंट हुआ है तब से लगातार दबाव में ही है। सर बिल्कुल दीपांशु, तब से रेगुलरली दबाव ही देखने को मिल रहा है और अभी भी आज का मार्केट का गिरावट में सेक्टर के अंदर भी दबाव है और बर्जर पेंट के अंदर भी दबाव देखने को मिल रहा है। स्टॉक 550-540 तक के लेवल एक बार नीचे में दिखा सकता है। तेजी 590 के ऊपर या 595 के ऊपर बनेगा। जब तक ये लेवल नहीं टूटता ऊपर में, तब तक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग बनेगा और नीचे में 550-540 ये लेवल बर्जर पेंट में एक बार शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। आपके लिए जो पेंट्स, एशियन पेंट्स पर भी आज दबाव बना हुआ है, इस पर भी रखिए नजर। एक अनयूजुअल स्टॉक आपको बड़ी मूव दिखा रहा है, अनयूजुअल मूव, वो है बॉश। बॉश को जरा पुलअप करिए, 19,650 के लेवल पर है फ्यूचर्स में और पिछले कुछ मिनटों में इस पर स्पाइक आते हुए दिखा। आई डोंट नो अगर कोई स्पेसिफिक ट्रिगर है बॉश के लिए या नहीं, बट एक बड़ा वाला स्पाइक आपको बॉश पर आते हुए दिख रहा है। इंटरेस्टिंग चार्ट है, देखते हैं क्या कुछ एक्शन हो रहा है। जरा एक बार चार्ट देखें। बहुत ही रेयरली, हालांकि वायदा कारोबार का स्टॉक है, बहुत रेयरली चार्ट पर नजर आता है, बट आज एक अनयूजुअल मूव आ रही है पिछले 5-10 मिनट में। बिल्कुल दीप, आपने बिल्कुल सही कहा और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें 20,000 के आसपास का एक क्लियर रेजिस्टेंस है। 20,000 के लेवल्स निकलते दीप तो आप मानिए कि इसमें बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट आएगा। सो आई थिंक वन शुड वेट एंड वॉच। अगर 20,000 के ऊपर जाता है देन डेफिनेटली इसको खरीदना भी चाहिए, किसी के पास होल्ड हो तो फर्दर ऐड कर सकता है। एज ऑफ नाउ, एज यू राइटली सेड कि एक अनयूजुअल मूव है तो शायद 20,000 के आसपास अटक भी सकता है। ओके, ये है आपके लिए बॉश, इस पर रखेगा नजर। थोड़ा अनयूजुअल काउंटर, अनयूजुअल मूव आ रही है। बहुत ही उतार चढ़ाव वाली सीरीज आपको अब क्लोजिंग के लिए जारी है। ये वो सीरीज है जहां पर ऐतिहासिक लेवल्स बाजार ने देखे हैं। पहली बार 20,000 आपने टच किया निफ्टी पर, 20,000 के ऊपर भी गए, क्लोजिंग भी दी, बट वहां से फिर जो गिरावट आई है 2 हफ्ते पहले, एग्जैक्टली 2 हफ्ते पहले जो गिरावट शुरू हुई थी, वो अब आप देखिए ऑलमोस्ट सारी गेन्स गिव अप करके आप क्लोज हो रहे हैं। 19,550 निफ्टी और बैंक निफ्टी पर 44,270 के लेवल्स पर। सिर्फ 6 स्टॉक्स है निफ्टी के जो आपको पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज होते दिखेंगे। L&T 1.5% ऊपर, ONGC, भारतीय एयरटेल, एक्सिस बैंक, कोल इंडिया, पावर ग्रिड, NTPC, बाकी सारे निफ्टी स्टॉक्स प्रेशर में और बड़ा कट आया है। IT आज सबसे बड़ा कल्प्रिट था। टेक महिंद्रा, LTI, माइंडट्री, इन्फोसिस, TCS, विप्रो, ये सारे IT स्टॉक्स आपको आज कमजोर दिखे हैं।
इसके अलावा फार्मा में प्रेशर था, डिवीज लैब में आपने गिरावट आती हुई देखी है, सिप्ला में भी आपको वीकनेस बनती हुई दिखी, दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज 1.25% नीचे था, ये सीरीज काफी खराब रही है, इसके लिए आईटीसी ये पूरी सीरीज कंसोलिडेट करते दिखाए, एचयूएल में आपने प्रेशर देखा है, टाइटन भी आज आपके लिए 3000 के नीचे फिसला है, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व जो पिछले कुछ दिनों से काफी एक्टिव थे, यहां पर भी आपने वीकनेस बनती हुई देखी है, एमएनएम में आज बड़ा कट आया है, कोटक बैंक पर आपको प्रेशर बनते हुए दिखा था, इंडसइंड बैंक में भी गिरावट दिखी है, हिंडाल्को ये भी आपके लिए कमजोर था। वायदा कारोबार की तरफ आइए और यहां पर भी कुछ बड़ी मूव्स आज के ट्रेडिंग सेशन में आपको बनती हुई दिखी है। एमसीएक्स ऑफ कोर्स टॉप गेनर, 8% का बड़ा उछाल इसमें था, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इसकी अच्छी मूव रही, चोला इन्वेस्टमेंट, मनापुरम, सिंजीन, टोरेंट फार्मा जहां पर खबरों के दम पर एक्शन दिख रहा है पिछले कुछ सीरीज से, टाटा कम्युनिकेशंस, इप्का, बीएचईएल, ग्लेनमार्क, डेल्टा कॉप जिसके लिए खराब हफ्ता रहा है, हालांकि आज ये थोड़ा पॉजिटिव क्लोज हो रहा है, भारतीय एयरटेल और कोल इंडिया में भी आपको मूव दिखी। वीकनेस पेंट स्टॉक्स के अलावा आपको कमेंट्स में आती हुई दिखी, मैरिको में गिरावट थी, कोलगेट, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एस्कॉट्स, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, साथ ही मेट्रोपोलिस, एचडीएफसी एएमसी, बिरला सॉफ्ट, अशोक लेलैंड एंड ऑफ कोर्स वोडाफोन आइडिया जहां पर वैसे ये सीरीज अच्छी रही है बट आज आपको गिरावट के साथ बंद होते हुए दिख रहा है। मिड और स्मॉल कैप भी अपनी गेन्स गिव अप करते हुए, इनफैक्ट मिड कैप इंडेक्स आपका ज्यादा गिरा है, 1.25% का कट अनिल जी मिड कैप इंडेक्स में आया है, स्मॉल कैप आपका फिर भी रिलेटिवली फ्लैट बंद हो रहा है। तो जो सेकंड हाफ आज का रहा है, सेकंड हाफ ये सीरीज का और सेकंड हाफ आज के ट्रेडिंग डे का बेहद खराब भारतीय बाजारों के लिए बनते हुए दिख रहा है। फाइनल फिगर आए बट प्रोविजनली 19,550 पर आपको निफ्टी की क्लोजिंग दिख रही है और 44,270 पर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग दिख रही है। तो अच्छी शुरुआत हुई सीरीज की, अच्छी गेंस आई बट लास्ट 2 हफ्तों में काफी ज्यादा गिरावट भी अनिल जी आती हुई दिखी है। फेड पॉलिसी से थोड़ा पहले हम करेक्ट होना शुरू हो गए थे और फेड की पॉलिसी के बाद तो और फिसले हैं। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए ढीला ढाला मामला इस सीरीज का जो हो चुका है समाप्त। और भले किसी भी सीरीज समाप्त हो, लेकिन सीरीज समाप्त होते ऐसे चेहरे पे मुस्कुराहट आती लोगों के, पूछो मत, क्योंकि उनको पता है आ रहा है शो बात दुनिया की 4:30 बजे, उसकी झलक तैयार है। सारे हमारे एक्सपर्ट्स हैं, उनकी नजरें हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। आज बात दुनिया की में देखिए, अमेरिका का वो डिनर जिसकी कीमत है 41,41,425 रुपए। ले चलेंगे ऐसी जगह जहां 90 मिनट में हो जाती है रात। बताएंगे बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर में आखिर क्यों जाना है मना। मिलवाएंगे एक ऐसे कपल से जिसमें छिड़ गई भूतों के बंटवारे पर जंग। इंसान और कौवे में कौन है ज्यादा चालाक, वैज्ञानिकों की रिसर्च में दिलचस्प खुलासा। देखिए बात दुनिया की आज शाम 4:26 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। आज तो मामला बड़ा सीरियस है, बहुत ही गड़बड़ वाला है कि कौन सी पसंद करे कौन सी नहीं करे। लिफाफा लेवल पर का डिनर 41,41,425 को 421 समझ लीजिए। अमेरिका में एक डिनर की कॉस्ट 90 मिनट में हो जाए रात, क्या कहने। बुर्ज खलीफा की टॉप फ्लोर के बंद होने का राज और भूतों के बंटवारे को लेकर कपल में झगड़ा। इंसान और कौवे में से कौन है ज्यादा चालाक, बताइए किसको कौन सी स्टोरी पसंद आई है। आप हाथ खड़ा करें तो मैं आपके पास पहुंचूं। जी जय जी अनिल जी, ये जो डिनर वो एक ही टाइम का है कि ये कोई पास है, मंथली पास है, इतना लाइफ लॉन्ग जी ये कॉस्ट है इसका? नहीं लाइफ लॉन्ग, आप जाइए वहां पर डिनर कीजिए, पैसे आप दे नहीं पाएंगे फिर वो आपको वही रखेंगे फिर जो बाकी जो जिंदगी भर जो खिलाएंगे वो खिलाएंगे एक ही बार का है भाई साहब, एक बार का। हाँ, आप हफ्ते 10 दिन एकदम उपवास करके फिर जाएं पूरा खाली होकर एक बार के 41 लाख है बिल्कुल। और जी मेहुल जी, नहीं सॉरी श्रीकांत जी ने हाथ कर दिया। श्रीकांत जी, श्रीकांत जी बोलिए। यस बिल्कुल, जो डिनर की अभी प्राइस रखी है उन्होंने, मुझे लगता है कि वो 41,41,425 रखने के बजाय अगर वो 41,41,410 या 410
और 41 पैसे रखते तो और मजा आता, क्योंकि हमने देखा होगा कि जैसे बाटा के शूज दिखते हैं तो 999 या 199, आई थिंक वो ज्यादा बेहतर। हाँ, ये बात है, थोड़ी सी कर सकते थे, बिल्कुल, तो बढ़िया आइडिया जी। और कुणाल जी। अनिल जी देखिए, ये दो कहानियां बड़ी अच्छी लगी अनिल जी। एक तो ये कि भाई भूतों के बंटवारे को लेकर कपल में जंग, इसका मतलब अनिल जी कपल किसी भी विषय पर लड़ सकते हैं, तो हमारे यहाँ तो अनिल जी विषय अच्छे हैं इसका मतलब। और दूसरा अनिल जी, जो आखिरी वाली स्टोरी थी ये भी मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी। तो अनिल जी कुल मिलाकर काफी इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखने को मिल रही है। ओके, मुझे लगा कि जय को है ना, दो स्टोरी के बीच में टाई ब्रेक हो जाएगा, कौन सी पसंद करेंगे। मुझे पहले लगा एक तो जय को ये वाली जो खाने वाली है, और दूसरी थी कि 90 मिनट में रात, यानी कि 90 मिनट ही काम करना है, फिर तो रात हो ही जाएगी। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज था, मैंने कहा जय शायद कम काम करने वाली पसंद करेंगे, लेकिन जय ने फिर से एक बार प्रूव किया कि लाइफ में उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी खाना ही है। नहीं तो 90 मिनट काम करके आराम करने वाली स्टोरी पे भी जा सकते थे। तो बहुत बढ़िया, जय ने एक संकेत दे दिया। और बाकी ये सारी जो स्टोरीज हैं, जो कहानियां हैं, जी जय। नहीं जी, वो 90 मिनट में रात हो जाएगी, नहीं बार बार डिनर करना पड़ेगा नहीं जी। ना डिनर तो एक ही बार होगा, रात एक ही बार होगी 90 मिनट के बाद। अच्छा, बार बार डिनर, ओहो, यहाँ भी रास्ता ढूंढ लिया खाने का बार। गजब, घुमा फिरा के, वेरी नाइस, घुमा फिरा के खाने पीने में पहुंचते हुए जय। लेकिन आइए बढ़ते आगे आज के बाकी आयोजन, और आपको जाने से पहले मैं कुछ और बहुत ही बढ़िया तस्वीरें और जो गणपति विसर्जन के जो जुलूस है वो दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले रेबीज का नाम सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बीमारी तो ये जानवरों की लार से संक्रमित होने पर होती है, लेकिन सबसे ज्यादा कुत्तों के काटने से इसका खतरा होता है। दुनिया के 36% रेबीज के मामले भारत से आते हैं। आज वर्ल्ड रेबीज डे है, इसलिए इंसान और कुत्ते के रिश्ते पर उठ रहे सवालों, आवारा कुत्तों की समस्या पर और रेबीज की रोकथाम पर शाम 6 बजे होगी हमारी विशेष चर्चा। हमारे एक्सपर्ट्स होंगे हमारे साथ, उनसे करेंगे हम बातचीत। कुत्ते और इंसान टकराव का समाधान, ये हमारी खास चर्चा है। इसमें हमारा साथ देंगे अंबिका शुक्ला, ट्रस्टी पीपल फॉर एनिमल्स, अशोक प्रताप राय, पेट लवर्स एसोसिएशन, और डॉक्टर अभिषेक गुप्ता, वरिष्ठ पशु चिकित्सक। इन तीनों से करेंगे हम मुलाकात। वेरी नाइस। ओके, त्योहार आते ही फेस्टिव ऑफर्स की है भरमार। बैंक, एनबीएफसी जैसे संस्थान ग्राहकों को सस्ते लोन ऑफर कर रहे हैं। कैसे चुने सस्ता लोन, इस पर आज हमारा खास शो मनी गुरु में 6:30 बजे देखिएगा जरूर। लोन पर ऑफर लेना समझकर, सोच समझकर लोन पर ऑफर आप एक्सेप्ट करें। सत्यम कुमार साहब, सीईओ लोन टैप, राहुल कपूर, एंड्रोमेडा सेल्स, इन दोनों से होगी हमारी मुलाकात। यूएनएफपीए की इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 बताती है कि 2050 तक हर 5वां भारतीय बुजुर्ग होगा। वाओ, हर पांचवा यंग से बुजुर्ग, यानी हमारे विकसित होने के टारगेट के वर्ष के आसपास बुजुर्गों की संख्या मौजूदा संख्या से दुगुनी हो जाएगी। यही नहीं, अगले कुछ दशकों में 15 से लेकर 59 साल तक के लोगों की हिस्सेदारी में भी गिरावट आएगी। क्या ये चिंता करने वाले आंकड़े हैं? क्या बढ़ती उम्र वाली आबादी देश को विकसित बनाने के लिए चुनौती है, और क्या आबादी को प्रोडक्टिव और चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इस पर हमारी विशेष चर्चा इंडिया 360 की कवर स्टोरी में। यूएन रिपोर्ट, भारत पर छाया बुढ़ापे का साया। देखिए, ये काम की रिपोर्ट रहती है, ये क्या है? बाकी जनरल न्यूज़ चैनल में सब आप आलतू फालतू इधर उधर की सुनेंगे तो क्या फायदा। इससे बढ़िया काम की रिपोर्ट रात 8 बजे इंडिया 360 डिग्री में जरूर देखिएगा। आइए, जाने से पहले आपको दर्शन करा दें एक बार फिर से गणपति बापा के विसर्जन की तैयारी, और धूमधाम से बापा विदा ले रहे हैं अगले वर्ष जल्दी आने के वादे के साथ। और ये ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं मुंबई से, इस वक्त आपके सामने आती हुई दिख रही है। देख सकते हैं आप, फुल फ्रेम में इस वक्त आपके सामने नजर आ रही है। बहुत ही मतलब एक के पीछे एक इतने नज़दीक गणपति चल रहे हैं, आप उससे समझ सकते हैं कि लंबी कतार है। और ये सारे बड़े बड़े वो सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल जो होते हैं, जिनमें वाकई में मतलब बड़े पैमाने पर आयोजन होता है। एक देखिए हनुमान जी की मूर्ति भी दिख रही है गणपति जी के साथ। आगे मतलब सेम ट्रक में आगे हनुमान जी और फिर पीछे गणपति जी। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए। और भी सारे भगवान, हाँ बहुत सारे हनुमान जी भी हैं, आई थिंक ये विशेष झांकी है बिल्कुल अलग तरह की एकदम। ये भी और बड़े एक से एक आप देख सकते हैं, आर्ट बना का अच्छा नमूना है। जिस तरह से क्रिएटिविटी और आर्ट को संगम करके ये मूर्तियाँ बनाई गई। और पीछे स्टैंडिंग गणपति आप देख रहे हैं, और मतलब क्या स्टाइल से खड़े हैं एकदम, बिल्कुल मतलब वैसा। तो ये है आपके लिए
मुंबई महाराष्ट्र का सबसे बड़ा उत्सव गणपति उत्सव, और आज है अनंत चतुर्दशी पर विदाई की तैयारी। आइए आप भी बचे हुए समय में अपने परिवार दोस्तों के साथ त्यौहार को सेलिब्रेट करें। विदा लेंगे आप सभी से। आप सबको एक बार फिर से गणपति विसर्जन की शुभकामनाएं। कुणाल जी, सुमित जी, हिमांशु जी, जैन साहब, जय ठक्कर साहब और मेहुल कोठारी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारा साथ देने के लिए। मुझे दीप को इजाज़त दीजिए। जाने से पहले बता दें 19,523 500 को होल्ड करने की कोशिश की निफ्टी ने 1% के नुकसान के साथ। करीबन आप कह सकते हैं कि 197-92 अंकों का नुकसान है। 610 अंक नीचे सेंसेक्स बंद हुआ है। 287 अंक नीचे बैंक निफ्टी बंद हुआ है 44,300 राउंड फिगर में। इजाजत दीप, धन्यवाद आप सभी का। हमारे साथ तैयार है नेहा इस वक्त एक्शन को बताने के लिए कमोडिटी बाजार में आगे का एक्शन। नेहा बताएं। सर, त्योहारी सीजन है, हम बप्पा का विसर्जन तो यहाँ पर कर ही रहे हैं, विदाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें एक अच्छी बात मैं आपको बताने वाली हूँ। वैसे तो कच्चा तेल हम सबको परेशान कर रहा है, बाजार में उतार चढ़ाव है, लेकिन अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं तो आगे जाते वक्त सोना और सस्ता होने वाला है।